दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलती है, आप लोग जानते होंगे। इसी सीरीज के अंतर्गत आज की इस क्लास में जून 2025 से संबंधित जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और सारी जानकारी जो उससे संबंधित पॉइंट भी होंगे सभी चीज़ों को आपके बीच हम विस्तृत रूप में रखने वाले हैं। यहाँ से आपको जो आगामी एग्जाम आयोजित होने वाले वहाँ पर आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। इस वीडियो में जो खास करके जून 2025 से संबंधित है, जो बिहार के खबरों पर केंद्रित है, विशेष रूप से जो मुख्य टॉपिक पर चर्चा होगी जो 2025 जून महीने में खबरों में रही है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। इसे हमने 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है प्रशासन एवं न्यायपालिका, जिसमें हम चर्चा करेंगे पटना उच्च न्यायालय के जो नए अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली, और उसके बाद यहाँ पर अगला है राज्य आयोग का जो गठन हुआ, अभी हाल ही में 3-4 आयोग के गठन हुए, उसकी चर्चा करेंगे। अभी ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बना है बिहार, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ नीति आयोग की 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, इसको लेकर बिहार के संदर्भ में चर्चा होगी। एक्चुअली ये सभी पॉइंट जो यहाँ पर आपके बीच रखा गया है ये बिहार के ही संदर्भ में है, ठीक है, इसको समझिएगा, बिहार को लेकर ही चर्चा होगी। अब अगला सेक्शन है शिक्षा और युवा विकास। इसमें पीएम श्री योजना की हम चर्चा करेंगे बिहार को लेकर। शिक्षा मंत्रालय की प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो पीजीआई इंडेक्स आप लोग जानते हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में रिसेंटली अभी हाल ही में 21 जून को योग दिवस मनाया गया, तो सरकारी स्कूल जो बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो इसे योग संगम के रूप में यहाँ पर मनाया गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 2025 को लेकर घोषणा हुई है, अभी 2 कैटेगरी में युवा और बाल साहित्य कैटेगरी या फिर इस श्रेणी में बिहार को 2 पुरस्कार मिला है, वो चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया, तो यहाँ पर ये 2 सेक्शन को लेकर ध्यान रखिए। आगे हम बात करें यहाँ पर कृषि ग्राम विकास और पंचायत की, तो जीविका को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो खास करके दिया गया उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी भारत का पहला ये बीज जीन बैंक सबौर भागलपुर में खुला, इसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं, यह है ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो औरंगाबाद में है, इसको लेकर चीजें सामने आएगी। फिर विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना जो अभी हाल ही में पटना में इसका उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर चर्चा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो एसएमआर मिशन है, इसके तहत भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल जो भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल आधारित ब्रिज है, जो बिहार में अभी उद्घाटन हुआ है 23 जून को, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर अगला सेक्शन पे आते हैं वन पर्यावरण एवं जैव विविधता में, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में जो बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए एसटीपीएफ का गठन की बात कही गई, यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की बात की गई है। फिर अभी हाल ही में बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विरासत वृक्ष का चयन किया गया है, मतलब इस तरह का पहल शुरू किया गया है। राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र की शुरुआत की घोषणा हुई है। नेक्स्ट अगर हम खेल संस्कृति और डिजिटल पहल सेक्शन में देखें तो मोइनुल हक स्टेडियम का जो पुनर्निर्माण का कार्य है ये संचालित हो रहा है। अगस्त महीने में इसकी मतलब खास करके निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, इसकी चर्चा होगी। अभी हाल ही में बिहार में आम महोत्सव मनाया गया है। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अभी हाल ही में तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का विस्तार होगा। एक और यहाँ पर इसमें है बिहार में बने 4500 हॉर्स पावर लोकोमोटिव जो इंजन है उसका खास करके गिनी जो अफ्रीकी देश है इसको निर्यात किया गया है। पहली बार बिहार में मतलब इसका निर्माण हुआ, मतलब जो विदेश में निर्यात किया गया है। अब यहाँ पर 2 सेक्शन और भी है। अगर हम बात करें यातायात और हवाई सेवाओं की तो 6 स्थानों पर छोटे एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। फिर अगला चर्चा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि जो 1500, एक सेकंड यहाँ पे 1500 नहीं, मिसटाइपिंग है, ये 1100 किया गया, इसको सुधार कर लीजिएगा, बढ़ाकर इसे 1100 किया गया है, ठीक है, ये मेंशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये बढ़ाकर 1100 किया गया है। फिर अगला यहाँ पर है सरोगेसी
एमसी को कानूनी मान्यता दिया गया, दीदी की रसोई को लेकर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन सारे सेक्शन में जो पॉइंट आपने देखा, ये सभी चीज़ें जून 2025 में खबरों में रही है, और विशेष रूप से हमने ये प्रयास किया है कि हम वो सारे न्यूज़ को कवर करें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, ये वीडियो क्लास थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरे क्लास को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, ये सभी चीज़ें विस्तृत तौर पर, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में विस्तृत तौर पर विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ, ये नहीं कि बस प्रश्न और आंसर या फिर वन लाइनर, ऐसा नहीं। बिहार के एग्जाम को लेकर अब चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। ये सभी चीज़ें डिटेल संग्रह हमने इस वाले पीडीएफ में कर दिया है। अगर हम इस पीडीएफ की बात करें तो जनवरी से जून तक का ये संग्रह है। इसमें कुल नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 88 पेज है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि इस तरह का पीडीएफ, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कैमरे के सामने 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, बिहार को लेकर ऐसा जो संग्रह, ऐसा जो नोट्स है बिहार करंट अफेयर्स के, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला। ये 100% दवा जिस तरह से यहाँ पर हमने आपको दिया है, इसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक वाले ही फॉर्मेट में हमने तैयार किया है। ये आपको हूबहू बुक वाली फील देगा। हालांकि एक्चुअली में ये है ई बुक, ये ध्यान रखिएगा, ये है ई बुक। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर के। ये वाले कोर्स के माध्यम से कोर्स की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया। एक नाम मात्र की फी पर, एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका प्लान स्टार्ट होगा, यानी कि 1 साल का अगर कोर्स लेते हैं तकरीबन 300 रुपये में, तो उसी दिन जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे तभी से स्टार्ट होगा। और पिछला जितना भी आपका मटेरियल छूटा हुआ है किसी भी एग्जाम को लेकर, वो सारा का सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली हो, ईयरली हो, स्पेशल नोट्स हो, टेस्ट सीरीज आदि हो, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप चाहे तो खास करके जो एक्चुअली अभी हम पीडीएफ की बात कर रहे थे, इसका अलग से यहाँ पर हमने मेंशन भी किया था, आपने अच्छा हाँ, यही वाला वो पीडीएफ है जिसको आप ई बुक वाले सेक्शन से एप्लीकेशन पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। एक नाम मात्र की फी पर केवल 99 रुपये इसका चार्ज है, आप इसे जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर सीधे आज के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और, जनवरी से लेकर जो एक्चुअली अभी तो मई जून वाला आप देख रहे हैं, मई तक का ऑलरेडी आपको हमने दे दिया है। जो आपका छूटा हुआ है उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्प यहाँ से हो जाएगी। चलिए फाइनली अब यहाँ पर हम आज के इस जून महीने के करंट अफेयर्स बिहार के संदर्भ में जो बने हैं उसको लेकर यहाँ पर क्लासेस को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो एक्चुअली 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। आशुतोष कुमार बिहार के ही एक्चुअली हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम 45वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें पटना हाईकोर्ट के संदर्भ में, राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी को मालूम है, विपुल मनु भाई पंचोली। यहाँ पर विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो गुजरात के रहने वाले हैं विपुल मनु भाई पंचोली। अभी एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने स्थान किनका लिया है, तो कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का। उनसे पहले कौन थे, तो कृष्णन विनोद चंद्रन थे। फिलहाल यहाँ पर वर्तमान में 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं विपुल मनु भाई पंचोली, ये गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी समझिएगा, बीपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन है वो भी गुजरात के ही हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली, जो एक्चुअली यहाँ पर आप इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 45वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा है। देखिए वे अब तक गुजरात उच्च न्यायालय में थे, यानी कि वहां पर वो सेवा दे रहे थे, और वे कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिए हैं। और क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट के या फिर किसी भी चीज को लेकर जो नियुक्ति होती है, क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जो कि कृष्णन विनोद चंद्रन के स्थान पर, बात यहाँ पर आशुतोष कुमार के संदर्भ में हो रही है कि जो कि कृष्णन विनोद चंद्रन के स्थान पर कार्यवाहक न्यायाधीश की भूमिका में थे। अच्छा, विपुल मनु भाई पंचोली अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट है। हालांकि इससे पहले जुलाई 2023 में वो पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में सेवा दे चुके हैं, लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा, न्यायाधीश आशुतोष कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1966 को पटना में हुआ था, यानी कि बिहार के ही रहने वाले हैं। फिलहाल उतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी नहीं है, विशेष रूप से नए न्यायाधीश कौन बने हैं, किनका स्थान लिया है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पटना हाईकोर्ट चूंकि बिहार के एग्जाम को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर ये आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। ऐसी दोनों स्थिति में, स्थापना पूछे या फिर कार्य प्रारंभ पूछे, दोनों स्थिति में 3 फरवरी 1916 आंसर करेंगे। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर जब भी बात हो तो न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पंडित लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। फिलहाल इतनी बातें ध्यान यहां पर रखिए। अब बात यहां पर हो रही है मुख्य न्यायाधीश की या फिर न्याय की या फिर जस्टिस की, तो ऐसे में एक जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। ये सारी बातें आप लोगों को जरूर मालूम होगी, लेकिन यहां पर एक बार रिवाइज इसे जरूर कर लीजिए। देखिए, पिछले साल 17 अक्टूबर 2024 को ये संबंधित पॉइंट में है, जो कि ये खबरों में भी रही है, तो ये तमाम चीजें इस तरह से पूरे क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से रिवीजन भी आपका मैं यहां पर कराऊंगा। देखिए, ये तिथि को 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया है, जो आप यहां पर एक्चुअली तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत छोटी लिखी गई है, इसका वर्णन एक्चुअली यहाँ पर हमने किया है। देखिए, यह प्रतिमा परंपरागत रूप से पहले वाले से अलग है। दरअसल इसमें अगर हम देखें तो इस प्रतिमा में न्याय अंधा नहीं है, मतलब यहाँ पर एक टर्म, एक शब्द लिखा गया, एक वाक्य लिखा गया है, न्याय अंधा नहीं है। इसका संदेश देने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी जो बंधी थी वो हटा दी गई है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो पहले की जो प्रतिमा होती थी काले रंग की पट्टी लगी होती थी, लेकिन अब ये संदेश दे रहा है, पट्टी हटा दिया गया है कि न्याय अंधा नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाएं हाथ में संविधान ने अब तलवार की जगह ले ली। यहां पर अगर देख रहे हैं तो ये संविधान इनके हाथ में है, प्रतिमा के हाथ में। पहले एक्चुअली यहां पर तलवार हुआ करता था। साथ ही न्याय की देवी यानी कि लेडी ऑफ जस्टिस ने पश्चिमी लिबास यानी कि पश्चिमी सभ्यता का जो पोशाक है, जो परिधान है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। अभी वर्तमान में ये भारतीय संस्कृति में, भारतीय खास करके लिबास में एक्चुअली ये साड़ी पहनी हुई है। ये यहां पर मेंशन किया गया है, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। तो फिलहाल इतनी मतलब डिफरेंस है पहले वाले से नए वाले में, अगर तुलना करें तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको ध्यान रखना है भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखें। अच्छा, अभी हम चर्चा पटना उच्च न्यायालय को लेकर कर रहे थे, यहां पर मेंशन किया गया है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग की हालिया आयोजित 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है। ध्यान रखिए, प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि 90% ये अनुरोध किया गया है। अब यहां पर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, बिहार सरकार ने नीति आयोग की हालिया आयोजित गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कम 90% अंशदान की अनुरोध की है। इसे समझ रहे हैं, मतलब यहां पर खास करके केंद्रीय योजनाओं में जो खास करके केंद्र सरकार की जो पहल होती है राज्यों में, ऐसे में बिहार सरकार ने यह अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से कम मतलब उसमें जो हिस्सेदारी हो, जो अंशदान हो, कम से कम 90% होना चाहिए। और ये सारी चीजों को लेकर अभी 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक नीति आयोग की आयोजित हुई थी, यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अब तक की बात में तो बिहार सरकार को कुछ केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा 60% अनुदान, तो किसी में 50% का अंशदान, एक्चुअली अंशदान हम बात कर रहे हैं, तो ये दिया जा रहा है। लेकिन बढ़ाकर इसे किया गया है, मतलब करने को लेकर कहा गया है ये 90%। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। दरअसल यहां पर एक बात हमने ये भी मेंशन किया कि बिहार सरकार ने 2047 तक विकसित बिहार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि भारत सरकार के विकसित भारत के ही अनुरूप है। भारत सरकार का जो खास करके एक ड्रीम है विकसित भारत का, कब है, 2047, मतलब ये डेडलाइन है 2047 तक का लक्ष्य है। तो बिहार सरकार ने भी विकसित बिहार का लक्ष्य 2047 रखा है। जिस प्रकार से नेट जीरो का जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2070, तो बिहार सरकार ने भी इसमें संशोधित करते हुए 2040 से इसे 2070 कर दिया। ये चीज आप लोग जानते हैं, उसी प्रकार से इसको भी ध्यान रखिएगा। अब
अब विकसित भारत की दिशा में यहाँ पर हमने इसको ध्यान रखते हुए लिखा है कि यह लक्ष्य जो है ये बिहार विजन 2047 योजना के तहत, जिसका उद्देश्य बिहार को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसको पूरा करने में केंद्र सरकार की मदद जो है ये मील का पत्थर साबित होगी। जो भारत सरकार से ये खास करके अनुदान की अनुरोध की गई है, तो विकसित बिहार के मतलब खास करके जो पहल है, जो एक्चुअली बिहार विजन 2047 है, इस पहल में एक बड़ा खास करके कदम साबित हो सकता है, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अनुदान को बढ़ाकर 90% करने का अनुरोध किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। आइए अतिरिक्त जानकारी में मैं आपको बता दूं भारत सरकार के जो प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं और जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक हासिल करने का भारत सरकार का राष्ट्रीय लक्ष्य है। नेट जीरो का लक्ष्य कब तक का? 2070 का। अच्छा, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2027 तक का। बेरोजगारी दर को 4% के आसपास लाना, ये लक्ष्य है 2030 तक का। 100% यानी कि 100% डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य है 2026 तक का। नेक्स्ट 50% से अधिक महिला श्रम भागीदारी का लक्ष्य है 2030 तक का। और 30% निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है 2030 तक का। ये कुछ प्रमुख और बड़े लक्ष्य हैं जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर ये चीजें आपके बीच है, जरूर ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में इसका जो उद्घाटन हुआ कहां पर हुआ, बिहार के किस जिले में हुआ है? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अभी ये गोपालगंज में इसका खास करके उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब चलिए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज जिले में 184.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का इन्होंने उद्घाटन किया है। कहां पर, किस जिले में? तो यहां गोपालगंज में। हालांकि इस परियोजना की मंजूरी जो थी वो 2020 में ही दी गई थी। अभी यह बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एएससी इंफ्रा कंपनी को सौंपी गई थी। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सौंपिंग लिखा गया है, मिसटाइपिंग है, ये सौंपी गई थी, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे। यह कॉरिडोर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है, जिसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत NH-27 पर विकसित किया गया है। ये विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है, मतलब किसका हिस्सा है, और इसे मतलब खास करके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत NH जो खास करके नेशनल हाईवे 27 है, यहाँ पर विकसित किया गया है। NH-27 जो खास करके अगर हम बात करें बिहार को लेकर, तो बिहार में एक अच्छा बड़ा खास करके NH है, मतलब बहुत सारे जिलों को ये कवर करता है। देखिए गोपालगंज से गुजरने वाला NH-27 भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए बिहार में यह गोपालगंज, मोतिहारी, इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर और सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज आदि जिलों को या फिर आदि शहरों को कवर करते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल और असम में जाती है, असम के सिलचर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर जो कि गोपालगंज की बात हो रही है, तो गोपालगंज में थावे जंक्शन, अभी जो गोपालगंज में एक्चुअली थावे जंक्शन है, एक्चुअली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अमृत भारत रेलवे स्टेशन का इसे दर्जा दिया गया है। अच्छा, एक और है जो अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा अमृत भारत रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। एक तो थावे जंक्शन जो गोपालगंज वाला है, एक भागलपुर में है। ये चीजें हमने पिछले माह वाले में मतलब जो क्लासेस में आपको पढ़ाया था वहां पर इसकी जानकारी आपको दिया था, ये ध्यान रखिए। अच्छा, गोपालगंज को लेकर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में, थावे महोत्सव को लेकर। आप लोग जानते हैं, इसको रिलेट कीजिएगा थावे जंक्शन, थावे महोत्सव। क्योंकि थावे महोत्सव से प्रश्न बन चुका है, तो थावे जंक्शन अभी हाल ही में, इसके अतिरिक्त एक और है भागलपुर वाला, जिसे कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर भारत के 5 सबसे बड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। NH-44 जिसे कि पहले
पहले NH7 के रूप में जाना जाता था। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। NH27 ये दूसरे नंबर पर आता है लंबाई में 3560 किलोमीटर, ये गुजरात में पोरबंदर से लेकर असम में सिलचर तक फैला हुआ है। फिर NH48 ये तीसरे स्थान पर आता है। फिर NH52, फिर NH30। ये कुछ 5 सबसे बड़े राजमार्ग हैं, मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो एक्चुअली हम बात करें NH44 की, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीनगर से ये स्टार्ट होता है और इस प्रकार से यहाँ पर ये भारत के अंतिम छोर तक ये जाता है। तो ये खास करके ध्यान रखना है, ये सबसे लंबा NH है जो पहले NH7 के रूप में जाना जाता था। ये चीजें आई होप यहाँ पर क्लियर है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न आपके बीच अब यहाँ पर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए अभी हाल ही में बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस बार अगर हम बिहार को लेकर बात करें तो एक भी सम्मान बिहार को, खास करके यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, नहीं मिला है। ये अवार्ड बिहार को 2025 में एक भी नहीं मिला है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, कुछ विशेष जानकारी आपके बीच हमने रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों, सहायक नर्सों आदि जो खास करके नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको खास करके उनकी सराहनीय कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और एक वार्षिक पुरस्कार है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1973 में, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। अब यहाँ पर आपको बता दूं, इसके तहत विजेताओं को 1 लाख रुपये के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और साथ ही साथ अमूल्य सेवा का प्रतीक और एक पदक भी दिया जाता है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, पुरस्कार स्वरूप ये चीजें प्रदान की जाती हैं। अब इस वर्ष बिहार के किसी भी नर्सिंग पेशेवर को यह सम्मान नहीं दिया गया है, विशेष रूप से इसको मेंशन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार को पिछली बार जो खास करके ये पुरस्कार मिला था 2023 में मिला था एनएम गायत्री कुमारी को, जो शेखपुरा की रहने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें सम्मान दिया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस पुरस्कार से सम्मान किया गया था 2023 में एनएम गायत्री कुमारी को। आखिरी बार बिहार के किसी नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला को यह पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम क्या है? गायत्री कुमारी। चलिए आते यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न में। हाल ही में खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है, जिसे एक बड़े मंदिर और विशाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की स्वीकृति अभी हाल ही में बिहार सरकार ने दी है। अच्छा, पटन देवी मंदिर को लेकर आप लोग जानते हैं, बिहार में एक बड़ी प्रसिद्ध है जो पटना में है, राजधानी पटना में। लेकिन पूरन देवी मंदिर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूर्णिया में है, जिसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फिलहाल यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिए कहाँ पर है, पूर्णिया में है। चलिए अगला 6ठा प्रश्न है, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है, जिस वजह से यह भी खबरों का विषय है। अच्छा, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट को लेकर पहले भी कई दफा 2023 में भी, 24 में भी कई जानकारी यहां से हमने आपको दिया है। अब इतना तो समझ में आ चुका है ये कहां पर है, तो बिहार के औरंगाबाद में है। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसको लेकर हम चर्चा करेंगे किस वजह से खबरों में है, एक्चुअली यहां पर इसका शिलान्यास किया गया है। आइए इसको हम देखते हैं, इसको लेकर जो पॉइंट बने हैं एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके चरण 2 का शिलान्यास किया है। देखिए, यह परियोजना के चरण 2 में आपको ध्यान रखना 800 मेगावाट की कुल 3 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत है 29,984 करोड़ रुपए। अब इसमें समझिएगा, यहाँ पर जो खास करके प्रोजेक्ट है, जो इसका दूसरा चरण का उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया गया है, इसको समझिएगा। यह परियोजना अधिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस टेक्नोलॉजी में बात करें तो जिसमें पानी को अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर गर्म करके बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिससे बिजली की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इस प्लांट से 2400 मेगावाट में से
1500 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। कुल मिलाकर इसकी जो क्षमता है, जो यहाँ पर 3 इकाई का निर्माण किया जा रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी क्षमता 2400 मेगावाट है, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली जो है ये बिहार को मिलेगी। साथ ही इसके अतिरिक्त रिमेनिंग जो है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये खास बात यहाँ पर है इनसे संबंधित, जो ध्यान आपको रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त चूंकि यहाँ पर इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, एक जानकारी और भी है खास करके यहाँ पर कि इसके अतिरिक्त पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी हाल ही में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में मतलब एक नए टर्मिनल की शुरुआत यहाँ पर की है। अच्छा, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की बात करें तो 1973 में इसका निर्माण हुआ था और भारत सरकार की डेटा के आधार पर ये भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी और एक शख्स है, एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आईपीएल टीम में अभी हाल ही में इनका चयन हुआ था। आईपीएल का जो 18वां सेशन था, अभी आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक इन्होंने मारा था क्रिस गेल के बाद, और बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। ये ध्यान रखिए। अभी जो उद्घाटन हुआ यहाँ पर पटना में जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का, यहीं पर यह मुलाकात हुई थी, यहीं की वो तस्वीर है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब जयप्रकाश नारायण की बात हुई है तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जयप्रकाश नारायण को अगर हम एक टॉपिक के रूप में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके यहाँ पर सभी को आप देख लीजिए, जो आपके बीच हमने रखा है, यहाँ से कई बार कई एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर है, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है, 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इन्हें जाना जाता है, और इसी दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने एक्चुअली में इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। एक आंदोलन था। अच्छा, एक शब्द या फिर एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं, संपूर्ण क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। संपूर्ण एक अलग शब्द है, क्रांति एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों को जोड़ के संपूर्ण क्रांति का जो पहली बार जो प्रथम प्रयोग था इन्होंने ही किया था जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें की लोक नायक की मतलब संज्ञा दी गई है उनकी खास करके लोकप्रियता को लेकर। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, एक जानकारी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में गए, मतलब नेपाल गए थे और वहीं पर ये आजाद दस्ते का गठन किए थे। ये ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण को लेकर ये चर्चा हो रही है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण के साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। एक कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण के साहस और उनकी देशभक्ति का प्रशंसक थे? तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण की, तो ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न पे। बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहाँ, अभी बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इस प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन कीजिएगा। एक्चुअली पीडीएफ जो आप सभी को दिया गया है वहां पर मिस्टेक ये हुई है। चलिए पहले इसका आंसर तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राजगीर हो जाएगा। मिस्टेक क्या हुई है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए यहाँ पर बिहार की मेजबानी में हाल ही में राजगीर नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 1 से लेकर 10 जून 2025 तक। अच्छा, इस महिला कबड्डी विश्व कप में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या, युगांडा सहित कुल 14 देशों की टीम इसमें शामिल हुए थे। और यहाँ पर फाइनल जो खिताब है, यानी कि भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम किया। अब एक चीज ये समझिएगा, अब दिक्कत यहाँ पर यह है जो पीडीएफ हमने आपको दिया है वहां पर मिस्टेक ये हुई है, ये लिखा क्या गया अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट 2025। मिस्टेक वहां पर ये हुई है, वहां पर लिखा गया है महिला कबड्डी विश्व कप। आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा, हालांकि मैं सुधार करके पीडीएफ को अपडेट कर दिया हूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट की, मतलब ये होगा महिला कबड्डी विश्व कप की जगह। अच्छा, महिला कबड्डी विश्व कप की बात हुई है तो बिहार की मेजबानी में अब तक केवल एक बार 2012 में महिला कबड्डी विश्व कप की जो मेजबानी बिहार की है, ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
पटना में की है। अब ये चीज़ों को समझिएगा, न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ पोर्टल, जो मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसका एक ना एक वेबसाइट है जहाँ से हम चीज़ों को कवर करते हैं। अब इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि अभी जो ये हमने मिस्टेक किया पीडीएफ में जो डाला, जो एक्चुअली हमने पहले पढ़ा भी दिया था, लेकिन अभी जब रिसर्च किया हमने, मतलब इस पर मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम मतलब है, मैंने आपको बताया भी है कि जो महिला कबड्डी विश्व कप या फिर पुरुष वाला अभी इंग्लैंड में आयोजित हुआ, दोनों का खिताब इंग्लैंड को हराकर भारत ने ही अपने नाम किया। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि भारत ने इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब, यानी कि दोनों खिताब इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किया है। तो ये मुझे जब मालूम है, मुझे कन्फ्यूजन हुआ, तो फिर राजगीर में कौन सा वाला आयोजित हुआ, तो यहाँ पर मैंने देखा ये कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट का जो हुआ, ये एक प्रकार का एक प्रैक्टिस होता है, मतलब खास करके टीमों को इसमें शामिल किया जाता है जो बड़े स्तर पर, जैसे एशियाई खेलों में, वर्ल्ड कप में, मतलब यहाँ पर प्रदर्शन को बेहतर बना सके। एक प्रकार से ये आप देख सकते हैं टेस्ट के रूप में, मतलब इसको समझ सकते हैं, मतलब ये एक प्रकार से यहाँ पर आयोजित हुआ है। अब गलती यहाँ पर हुई है, जो एक्चुअली न्यूज़पेपर आदि की हम बात कर रहे थे, वो लोग वर्ल्ड कप ही लिखे थे, जो पोर्टल वगैरह पे हमने पढ़ा, जो आपको पढ़ाया भी हमने, वर्ल्ड कप ही लिखा गया था। तो मिस्टेक होती है, आंख कान उनके भरोसा नहीं करना। मैंने कई बार भी बोला है कि न्यूज़पेपर में भी कई दफ़ा कुछ चीज़ें गलत दी जाती है, तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना, चीज़ों को अपने तरीके से चेक कीजिए। जो यहाँ पर चीज़ें मतलब गलत हुई, तो मैंने स्वीकार किया, ये चीज़ें आपके बीच हमने रखा कि गलती यहाँ पर हुई है। ठीक है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बस यहाँ पर इसके जगह होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट। अब यहाँ पर एक जानकारी और हमने बताया कि बिहार की मेजबानी में पहला और एकमात्र, यानी पहली और एकमात्र बार 2012 में महिला कबड्डी विश्व कप आयोजित हुई है। अच्छा, कबड्डी जो है बिहार की राजकीय खेल है। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। अच्छा, कबड्डी विश्व कप 2025 की जो बात हो रही है, यहाँ पर पुरुष वर्ग वाला जो खास करके जो आयोजित हुआ इंग्लैंड में, दोनों एक्चुअली इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ, और दोनों वर्गों में भारत ने इंग्लैंड को हराकर शिकस्त दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खास करके 17 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित हुआ। ये इतर जानकारी में आप लोग चाहे तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ये इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा उससे पहले यहाँ पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। बिहार में अभी हाल ही में जो बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जैसे कि एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये 8वां संस्करण था, राजगीर में आयोजित हुआ 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक, पिछले साल। इसका शुभंकर था गुड़िया, जो बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बात करें यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो बिहार में अभी आयोजित हुई है, या फिर बिहार की मेजबानी में 20 से 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप। आपको ध्यान रखना, इसका शुभंकर क्या है, तो भीम है, जो कि राजकीय पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। बिहार की राजकीय पशु गौर बाइसन या फिर बैल भी कई लोग बोलते हैं, इसी से प्रेरित है। आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख सकते हैं। अच्छा, एक और है, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार ने किया है। बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ, 4 से लेकर 15 मई तक। इसका शुभंकर था गज सिंह, जो कि गज यानी कि हाथी और सिंह, यानी कि दोनों का ये खास करके सिंबल है, यहीं से ये प्रेरित है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये गज सिंह जो मतलब ये शुभंकर लिया गया है, ये पाल वंश से ये खास करके प्रेरित है। आपको मैंने कई बार इसको लेकर जानकारी दिया है, डिस्कस आपके बीच किया है। तो ये 3 बड़ी प्रतियोगिता बिहार में जो भी हाल ही में आयोजित हुई है, ये बिहार के इतिहास में पहले कभी आयोजित नहीं हुई है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। इसको लेकर डिटेल में चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर ये मुझे ध्यान में आया, तो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा। चलिए, अब चूंकि बात यहाँ पर हम कर रहे हैं बिहार के करंट अफेयर्स की, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर यह भी है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है। इसका राइट आंसर है बिहार। देखिए, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कहां पर है, ध्यान रखना है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जिसे शॉर्ट में आप लोग जानते हैं VTR। ठीक है, VTR को लेकर यहाँ पर चीजें आपके बीच है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला व एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हाल ही में कुछ वर्षों में यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ी है, जिससे उनके बीच आपसी लड़ाई भी बढ़ी है। जो खास करके बाघों की संख्या अभी तक अगर हम डेटा के आधार पर बात करें, जो आधिकारिक डेटा है वो 54 बतलाई गई है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में निरंतर इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इससे बाघों के बीच खास करके लड़ाई, द्वंद्व आदि जो बोल सकते हैं, वो बढ़ी है। इससे बाघ घायल हो जाते हैं। इसी चीज को रोकने की दिशा में ये खास करके मतलब बिहार सरकार ने फैसला किया है। यहाँ पर वो
हमने लिखा भी है कि इसे ही देखते हुए यहाँ पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ का गठन किया जाएगा। दरअसल वीटीआर प्रशासन द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को हाल ही में बिहार सरकार ने मंजूरी दे दिया है। तो ऐसे में एक प्रश्न का रूप लिया जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। यह कदम न केवल बाघों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि वन क्षेत्र में सक्रिय शिकारी गिरोहों की गतिविधियों की प्रभावी रोक भी लगाएगा। अच्छा, इसके लिए एसटीपीएफ के जवानों को विशेष प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजा जाएगा। ये बातें कुछ इनिशियल स्टेज में निकल कर आती है। अच्छा, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वीटीआर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। लेकिन एक बात ये ध्यान रखें, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है, जिसे हाल ही में एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। अभी हाल ही में बिहार ने बल्कि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दिया है, यानी कि दूसरा जो निर्माण होने वाला है ये कैमूर में होगा। एक जानकारी और भी है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हुई है। पिछले कई वर्षों से अगर हम तुलना करें तो ये पहली बार है पिछले कुछ वर्षों में जो 50 का आंकड़ा को ये पार किया है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, बाघों की यहाँ पर बात हो रही है तो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी या फिर शुरुआत की है। दरअसल यहाँ पर उसी की स्थापना को लेकर यह जानकारी हमने आपके बीच रखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 वर्ष पूरा हुआ था 9 अप्रैल 2023 को, इसी अवसर पर एक्चुअली प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1973 में। अभी कुछ देर पहले हम आपको बतला रहे थे। तो 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। अच्छा, बिग कैट अलायंस की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा सहित जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति है, इनको संरक्षण प्रदान करना, इसी उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, भारत की इस पहल को कजान रशिया में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यहाँ पर इसे स्वीकार किया गया था, यहाँ पर मान्यता दिया गया था ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिए, भारत सरकार की एक पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर हमने लिखा है 1973 में 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अच्छा, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट चीता को लेकर ध्यान रखिए 22 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अच्छा, यहाँ पर 22 नहीं बल्कि 17 सितंबर होगा 2022 में। एक्चुअली मैं यहाँ पर मिस कर रहा था, 17 सितंबर एक्चुअली होगा, क्योंकि 17 सितंबर वो डेट है जिस तिथि को नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, और इस जन्म दिवस के अवसर पर ही इन्होंने इसकी शुरुआत की थी प्रोजेक्ट चीता की। और इस अवसर पर आपने देखा होगा कि जो नामीबिया से चीते मंगाए गए थे और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा लेकर जो कुन्नूर नेशनल पार्क थे वहां पर मतलब उन चीतों का तस्वीर खींचे थे। बहुत पहले 2022 में तस्वीरें वायरल हुई थी इंटरनेट पर, आपको मालूम होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर यह है कि एक भी चीता नहीं बच पाया, इन्वायरमेंट को वो सूट नहीं कर पाया, उसे झेल नहीं पाया, और सभी की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई थी, एक भी नहीं बच पाया। तो ये चीजें ध्यान रखें, वो चीते मंगाए गए थे नामीबिया से। तो अगला नवा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? एक्चुअली 3 राज्य आयोग का भी गठन किया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर चलते सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखे होंगे, मैं बहुत तेजी में चीजों को यहाँ पर निकाल रहा हूँ, बहुत तेजी में आपको पढ़ा रहा हूँ। बस दिक्कत यहाँ पर यह है कि बहुत सारे प्रश्न हैं और एक्सप्लेनेशन काफी लेंदी है, तो चीजों को एकदम मुझे लगता है कि उतना लंबा ना करते हुए मेरा प्रयास यही है कि मैं थोड़ा कम समय में इसको समेट दूँ। बाकी इसके बारे में अगर कोई राय है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। किन्हीं को ये वीडियो थोड़ा स्पीड लग सकता है, किन्हीं को स्लो लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर जो फीचर आपको मिला है स्लो और फास्ट करने का, वो कर सकते हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है इसको लेकर जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या था? कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए 3 राज्य आयोगों का गठन किया गया है। इनमें ये आयोग कौन कौन से हैं? तो अनुसूचित जनजाति आयोग, स्वर्ण आयोग और साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग। यहाँ पर इसको लेकर कुछ और जानकारी लिखी गई, हालांकि मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर ध्यान रखिए कौन कौन नए आयोग बने हैं, इसको लेकर यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर में ये स्वास्तिक है, 2 स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं। ये संरचना जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिहार की राजकीय चिन्ह को इंगित करता है। अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है, सिर्फ बोधि वृक्ष बोलने से काम नहीं चलेगा, आंशिक तौर पर ये सही होगा। आप बोलेंगे 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, तो जाके ये 100% सही होगा। ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा।
चलिए आते हैं 10वें प्रश्न पे। बिहार सरकार ने हाल ही में राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के विस्तार की घोषणा की है। बताएं कि इसका उद्घाटन किस वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। देखिए इसका राइट आंसर है 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। एक्चुअली अभी हाल ही में इसके विस्तार की घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमने लिखा कि बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के विस्तार की घोषणा की है। अच्छा, विस्तार के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अकादमी में 4000 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी, खास करके जब इसका विस्तार हो जाएगा तब। हालांकि वर्तमान में यहाँ पर केवल दरोगा और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अब सिपाही स्तर के प्रशिक्षण के लिए ये आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसी के विस्तार की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर कुछ चीजें और भी लिखी गई है। करीब 12 करोड़ 6,36,000 रुपए की जो अनुमानित जो खर्च होने वाली राशि, इसको लेकर अभी हाल ही में खास करके मंजूरी दिया गया। और साथ ही राजगीर की जो अकादमी है अब राज्य यानी कि बिहार का सबसे बड़ा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है 133 एकड़ में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये चीज ध्यान रखें। 2020-21 में केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से भी ये सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर राजगीर की जो हम बात कर रहे हैं पुलिस अकादमी की, इसको 2020-21 में केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अच्छा, वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो विनय कुमार है। अच्छा, टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट है, उसमें यह जिक्र किया गया, कई बार हमने पहले बताया है कि अगर बात करें हम महिला पुलिस कर्मियों की, तो सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी तकरीबन 30,000 से अधिक, वो कहां पर है नवीनतम डेटा के आधार पर, तो ये बिहार में है। यानी कि फाइनली ये ध्यान रखिए कि बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बाल श्रमिक आयोग का गठन या फिर पुनर्गठन किया है। बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा अशोक कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में सामाजिक न्याय और कल्याण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश पर 2 महत्वपूर्ण आयोग, जिनमें महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया है। एक चीज समझिएगा, अभी इसका पुनर्गठन किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जानकारी दिया था आयोग को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने आयोगों का गठन किया गया है। तो ये बिल्कुल अलग है। 3 आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, स्वर्ण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन किया गया है और ये तीनों यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो है, यहाँ पर ये कौन सा आयोग है, तो महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग, जिसका पुनर्गठन किया गया है। और बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार जो पूर्णिया के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। और वहीं पर उपाध्यक्ष के रूप में अरवल जिले के अरविंद कुमार सिंह को चुना गया है। इसके अतिरिक्त महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा जो समस्तीपुर की है, इनको नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक चीज ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही जानकारी हमने आपके बीच रखा है थोड़ी देर पहले, जो 3 आयोग के गठन को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे, वही जानकारी यहाँ पर है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा, अच्छा उससे पहले बिहार की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने चर्चा किया कि बिहार के नए राज्यपाल हैं, मतलब जो भी बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसको लेकर एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्रम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिहार के 41वें राज्यपाल या फिर आरिफ मोहम्मद खान कौन से राज्यपाल हैं। क्रम की दृष्टिकोण से 42वें राज्यपाल हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार की बात हुई है तो बिहार जो मतलब अस्तित्व में आया था एक राज्य के रूप में, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 22 मार्च 1912 को भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अभी हाल ही में 2025 में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वर्ष 113वें बिहार दिवस की जो थीम की अगर हम बात करेंगे तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, ये 2013 नहीं बल्कि 2025 का 113वें बिहार दिवस का थीम है। उससे पहले 2024 में 112वें बिहार दिवस जब मनाया गया, राजकीय स्तर पर कोई भी महोत्सव या फिर त्योहार आयोजित नहीं हुआ, जिस वजह से हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिए। अगर 2024 के संदर्भ में एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार का थीम 2024 में 112वें बिहार दिवस के अवसर पर क्या था, तो वहां पर एक ऑप्शन जरूर ऐसा होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर कोई थीम नहीं था,
उस चीज को ध्यान रखिए। 2023 में 111वें बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। फिर 110वां बिहार दिवस जब मनाया गया था 2022 में, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो इतनी बातें यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आते यहां पर हम अगले प्रश्न पे। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। बताएं कि पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल के लिए बीसीसीआई को यह लीज पर सौंपा गया था। डिटेल जानकारी कई बार हम आपके बीच चर्चा कर चुके हैं। फाइनली यहाँ पर ये बातें निकल कर आती है कि जो पुनर्निर्माण कार्य है ये शुरू होगा अगस्त महीने से, अगस्त 2025 से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे लिखा गया कि बताएं कि पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल के लिए। आइए कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए मोइनुल हक स्टेडियम का नवनिर्माण जो है ये अगस्त 2025 में होगा। जो रोड मैप है, जो खास करके स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। और आईपीएल जैसे मैचों का यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है आने वाले दिनों में। बिहार में एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है राजगीर में, तो 2 बड़े स्टेडियम बन रहे हैं। अच्छा, राजगीर वाले स्टेडियम के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, दूसरा सबसे बड़ा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पहला कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो खासकर गुजरात, मोटेरा गुजरात में है, वहां पर। देखिए यहाँ पर 15 मार्च 2024 को बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को, अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, ध्यान रखें, मैं मिस ये कर रहा था। जो अभी हम बिहार नहीं बल्कि भारत के दूसरे बड़े स्टेडियम की बात कर रहे थे, वो राजगीर वाला नहीं बल्कि ये मोइनुल हक स्टेडियम होगा। इसको लेकर कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। जिस प्रकार से बिहार में मतलब क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, तो यहाँ पर तो बड़ा स्टेडियम चाहिए ही, मतलब जो क्षमता होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए। तो मैं मिस कर रहा था, राजगीर वाला नहीं होगा बल्कि ये होगा पटना वाला जो मोइनुल हक स्टेडियम है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी जो भी हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं कि बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर 15 मार्च 2025 को यह स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिए जाने की मंजूरी दी थी। और फिर 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम को अगले 30 साल के लिए लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया। मार्च 2025 में डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम का लक्ष्य 3 साल में जो निर्माण पूरा करने का है, मतलब 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और नव निर्माण के बाद स्टेडियम गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और इसकी दर्शक क्षमता होगी 40,000। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसी चीज को आपको बताना चाह रहा था कि ये गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसके बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये पटना बिहार में है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मोइनुल हक स्टेडियम बिहार में कहां पर है। विशेष रूप से आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जा चुके हैं। पहली बार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, जो कि क्रिकेट विश्व कप का मैच था, और ये हीरो कप का मैच था जो कि जिम्बाब्वे केन्या के बीच खेला गया था। हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब तक खेला जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर बिहार क्रिकेट की बात हो रही है, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी। और साथ ही साथ क्रिकेट को लेकर एक जानकारी ये भी हमने आपके बीच रख दिया है कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब यहां पर अगला 13 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा या फिर नैक द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है? बिहार के किस विश्वविद्यालय को? ध्यान यहां पर रखिए, राइट आंसर होगा कृषि विश्वविद्यालय या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। यहां पर पहला जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, एक ये है, और एक और है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ये दोनों को यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिसे पूसा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए यहां पर आते हैं प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पे। भागलपुर अवस्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा प्रथम मूल्यांकन चक्र में 3.08 अंक के साथ यहां पर ध्यान रखना है ग्रेड ए प्रदान किया गया, जो अगले 5 वर्ष तक प्रभावी होगा। 6 जून को एक्चुअली दिया गया है, ये ध्यान आपको रखना। और ये एक बड़ी मान्यता है, नैक द्वारा ग्रेड ए प्रदान करना एक बड़ी मान्यता है किसी भी विश्वविद्यालय को लेकर। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है इस तरह के प्रश्न। और आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो क्लास में जितने भी प्रश्न आपके बीच यहाँ पर आने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि बात यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई
थी 5 अगस्त 2010 को, ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2010 को ये स्थापना हुई थी। अब आगे अगर हम बात करें, अच्छा ये चीज़ें हमने लिखा है कि बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में जो पहला है, दूसरा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में, ये ध्यान आपको रखना है। हालांकि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। उत्तराखंड के पंतनगर में इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, कृषि की बात हो रही है तो बिहार को अब तक भारत सरकार की तरफ से जो कृषि कर्मण पुरस्कार एक्चुअली देता है, मतलब दिया जाता है, खास करके जो अनाजों के, मोटे अनाजों की अगर हम बात करें, मतलब विशेष रूप से अगर हम देखें तो अनाजों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए जो खास करके कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है, बिहार को 5 बार अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत लिखा गया, बिहार की कृषि मंत्री मंगल पांडे नहीं है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कृषि मंत्री हैं। आइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बिहार के जो कृषि मंत्री कौन है, वो है, आपको ध्यान रखना है, विजय कुमार सिन्हा। कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा, नोट कर लीजिएगा। और बात यहाँ पर अगर हम करें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री अगर रहता तो मंगल पांडे होता, यहाँ पर गलत लिखा। पहले एक्चुअली मतलब दोनों मंत्रालय का जो कारभार था इन्हीं के ऊपर था, मंगल पांडे के ऊपर। एक्चुअली अब ये चेंज हो चुका है, बिहार के नए कृषि मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया, कृषि कर्मण पुरस्कार जो बिहार को 5 बार सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला है, 2011-12 में चावल के लिए, फिर 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, फिर 17-18 में गेहूं के लिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया बिहार के, यानी कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा है, ये यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया था, लेकिन ये वाला मिस हो गया था, यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए आते हैं 14वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला, एक सेकंड, किस राज्य में एक्चुअली में हाल ही में भारत का पहला ये बीज जीन बैंक खुला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये बिहार में खुला है। और बिहार में कहां पर खुला है आपको बता दूं, यहां पर इसका जो राइट जो आंसर होगा, अगर आपसे पूछे कि बिहार में ये कहां पर खुला है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखना है, ये भारत में मतलब इस तरह का केंद्र पहली बार स्थापित हुआ है। और ये कहां पर? तो सबौर भागलपुर में, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है, यहीं पर, जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि नैक की तरफ से ग्रेड ए प्रदान किया गया है, तो यहां पर बिहार में देश का पहला बीज जीन बैंक खुला है और यह बीज जीन बैंक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किया गया है। इस जीन बैंक में आपको ध्यान रखना है 1500 से ज्यादा बीजों के सैंपल रखे गए हैं और इसका लक्ष्य 10,000 से अधिक बीजों को सहेज कर रखने का है। और साथ ही इस जीन बैंक में बीज 28 साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे। विभिन्न अनाजों के बीज या फिर अन्य प्रकार के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करने की दिशा में ये कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर 1500 से यानी कि इससे ज़्यादा प्रकार के बीजों को रखे जाने का यहाँ पर बात कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल 1500 से ज़्यादा बीज रखे जा चुके हैं, इसे और बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य बीजों का संरक्षण और साथ ही इसका संग्रह करना है। इसके अलावा बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और नई किस्मों का विकास करना भी इसमें शामिल है, जो रिसर्च आदि यहाँ पर होंगे। साथ ही 50 साल पुराने बीज भी यहाँ पर हैं, जो पहले से हैं, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। ये सारी बातें निकल कर आती है और अभी चर्चा इसलिए हम इसको लेकर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर देश का पहला बीज जीन बैंक खुला है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने देश भर के पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए एक मॉडल जीनोम क्लब की भी स्थापना किया है या फिर स्थापित किया है, ये ध्यान रखिए, ये भी एक बड़ा पहल है। बिहार में अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय की, अभी हम चर्चा कर रहे थे, अच्छा वो चीज यहाँ पर लिखा गया है और नेक की तरफ से ग्रेड ए प्रदान किया गया कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को, यहाँ पर हमने मेंशन किया। थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में ये चीजें आया हुआ था। चलिए, समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS निदेशालय के पोषण ट्रैकर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो भी हाल ही में आई है, कौन सा राज्य नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर अब पहुंच चुका है? नवीनतम रिपोर्ट जो कहती है पोषण ट्रैकर की, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार इसमें पहले स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, अब तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अव्वल हुआ करते थे, इसको पछाड़ते हुए राज्य सरकार की जो खास करके बहुत सारी इस तरह की प्रभावी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होती है और भी कई
कई सारा मतलब खास करके सोर्स है, मतलब कई सारे मतलब पहल हैं जिसके माध्यम से इसको बेहतर बनाने की दिशा में कार्य हुआ, खास करके गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को लेकर। यही परिणाम है कि बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे मतलब क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए इस मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है। ध्यान रखिए ये डेटा आने वाले दिनों में बदल जरूर सकता है, लेकिन जून महीने में जो डेटा आई उसके आधार पर, पोषण ट्रैकर की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर बिहार इसमें शीर्ष पर रहा है। आने वाले दिनों में जरूर हो सकता है कि बिहार पहले स्थान पर ना हो या फिर पहले स्थान पर है, ये चीजों को ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, निम्नलिखित में से कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, ये एक्चुअली यहां पर प्रश्न है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की यहां पर बात करें तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पटना में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में 10 जून 2025 को पटना जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। दरअसल यह परियोजना राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और ध्यान रखिए इस तरह की जब परियोजना का उद्घाटन होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आपको याद रखना कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है और इसकी क्षमता क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है कि साथ ही इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन की कमी में मदद मिलेगी और आसपास के क्षेत्र में सस्ती दरों पर बिजली खास करके मुहैया कराई जाएगी, मतलब खास करके सुनिश्चित की जाएगी। और यहाँ पर जो बातें कही गई एक्चुअली में तो 3.10 प्रति यूनिट के हिसाब से अगले 25 वर्षों तक विद्युत खरीद समझौता हुआ है। मतलब ये इतनी सस्ती दरों पर क्षेत्रों में यहाँ पर बिजली मुहैया कराई जाएगी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस परियोजना की फिलहाल जो चीज़ें आपके बीच हमने रखा है, जो मुख्य रूप से बातें निकल कर आ रही है वो चीज़ें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, समक्ष रखा है। इस परियोजना को रेस्को यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत एक निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई है, अर्थात इस पर राज्य सरकार की कोई लागत नहीं है। हालांकि उद्घाटन जरूर नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, लेकिन ये निजी कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में अगर हम बात करें जल जीवन हरियाली अभियान की, तो जल जीवन हरियाली अभियान इस वित्त वर्ष से 2029-30 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। जो जल जीवन हरियाली अभियान का जो लक्ष्य है, जो इसके तहत कार्य संचालित हो रहा है, इसकी अवधि को बढ़ा के किया गया है 2029-30। ये ध्यान रखिए, भारत सरकार के अनुरूप ही बिहार सरकार का लक्ष्य 2070 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो का है। यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया था कार्बन उत्सर्जन को लेकर कि इस दिशा में खास करके इस तरह की जो परियोजना होती है सौर ऊर्जा परियोजना, जो खास करके नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होती है या फिर इस तरह की चीजों से मतलब निर्मित होती है ऊर्जा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसमें काफी योगदान करेगा। ये चीजें यहाँ पर समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, जल जीवन हरियाली एक्चुअली अभी 2-3 बार ये शब्द प्रयोग हुआ। आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया था, ये जल जीवन हरियाली इसका निर्धारित थीम था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात हो रही, तो एक जानकारी और भी मैं आपको दे दूं, जो 111वां बिहार दिवस उसके बाद 2023 में मनाया गया, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपको मालूम होना चाहिए कि जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये थीम रखा गया, ये एक्चुअली लिया कहाँ से गया था, तो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, आपने जरूर ये नाम सुना होगा। 7 निश्चय की शुरुआत हुई थी 2015 में, इसका फेज 1 2015 से 2020 तक चला, फिर 2020 में इसका फेज 2 शुरू हुआ था, 2025 मतलब अंत तक ये संचालित होगा और फेज 2 से ही ये लिया गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आई होप ये चीजें यहाँ पर अब क्लियर है। ठीक है, 2024 में इसका 2024 लेवल के 2025 में इसका क्या थीम है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और 2024 को लेकर हमने क्या बताया था, कोई भी राजकीय महोत्सव या फिर त्योहार आयोजित नहीं हुआ, जिस वजह से इसका कोई थीम हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडबी और वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग ने हाल ही में जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है।
और 2 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया किया जाएगा ताकि जीविका दीदियां अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर सके, जीवन यापन कर सके। इस दिशा में एक प्रमुख पहल है। अच्छा, यहाँ पर इसको लेकर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं अभी हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दिया गया था। वो चीजें यहाँ पर हमने मेंशन किया। पिछले महीने मई महीने का है, 16 मई 2025 को बैठक में 69 एजेंडों पर मोहर लगी थी, जहां पर जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दिया गया था। हालांकि एक ये अलग पॉइंट है, लेकिन प्रश्न पे आते हैं जो एक्चुअली बात हम कर रहे थे। भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सिडबी और वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग के द्वारा, ये मतलब खास करके संयुक्त रूप से अभी हाल ही में जीविका दीदियों को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की गई है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या प्रश्न में लिखा गया था, कितनी राशि या फिर कितने रुपये तक का। यहां पर एक शब्द लिखा गया कितने रुपये तक का, यानी कि मैक्सिमम जो सीमा है कहां तक, तो 2 लाख रुपये। हालांकि 50,000 से ये 2 लाख तक दिया जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया है। इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि परिवार का जीवन यापन या फिर मतलब सशक्तिकरण की दिशा में, खास करके जो महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है या फिर एक खास करके बड़ा पहल है, और कई सारी योजनाएं इस दिशा में संचालित हो रही है। तो उसी दिशा में जीविका भी बिहार में जो संचालित होती है, एक राज्य स्तरीय एक बहुत बड़ी पहल है। ठीक है, जो इसका एक लक्ष्य हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि समाज में, खासकर के बिहार में, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, समाज की जो मुख्य धारा होती है उसमें लाने का एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सफल हुई है जीविका जो संचालित हो रही है। ये वर्ल्ड बैंक की एक्चुअली मतलब सहायता से 2006-7 में एक्चुअली में ये अस्तित्व में आया था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, विश्व बैंक की सहायता से 2006-7 में ये अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर देखिए जीविका जो है उसको लेकर कुछ बेसिक से पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। ये जीविका का एक्चुअली लोगो है। अच्छा, देश का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जो वर्ष 2000, अच्छा यहाँ पर मेंशन है 2006-7 में विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह है और इन 11 लाख जीविका समूह में 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिए, और इन सारे चीज़ों को जिस प्रकार से ये खास करके इम्प्रूव हो रहा है, मतलब महिलाएं इसमें जुड़ रही है और अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला रही है, मतलब स्वरोजगार उत्पन्न कर रही है, इसी दिशा में यहाँ पर जीविका बैंक के गठन को भी मंजूरी दिया गया था। ये चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ और भी जानकारी जीविका को लेकर हम देने वाले हैं, 1-2 प्रश्न में और भी चर्चा यहाँ पर होगी। अच्छा, जीविका को लेकर एक विशेष बात ये भी ध्यान रखिए कि 15 अगस्त 2024 को पिछले साल जो खास करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 78वां स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पर गांधी मैदान पटना में जो 13 विभागों की झांकी निकाली गई थी पटना गांधी मैदान में, यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार यानी कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की मतलब जो मिला, जो झांकी को, ये जीविका की झांकी को मिला है। ये ध्यान आपको रखना है। पहला पुरस्कार मिला था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। तीसरा पुरस्कार किसे मिला, तो उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को। ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, बिहार अग्निशमन या फिर अग्निशमन की बात हुई है तो अभी हाल ही में, चूंकि अभी हम जुलाई महीने में ये वीडियो आपको दे रहे हैं, तो अभी हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस गेम्स और पुलिस और फायर गेम्स का आयोजन हुआ था। यहाँ पर खास करके सपना कुमारी जो बिहार की रहने वाली है, इन्होंने 3 मेडल अपने नाम किया है, 2 गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर है। ये चीज ध्यान रखेगा और अगला महीना जो जुलाई महीने वाला जो क्लासेस होगा वहां पर ये चर्चा हम आपके बीच डिटेल में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जून से संबंधित तथ्यों को हम देख रहे हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला कथन वाला एक प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा फिनाइल, माउथ वॉश और टूथ पाउडर यानी कि जो मुंह धोने वाला यानी कि दांत साफ करने वाला जो पाउडर होता है वो, जैसे मतलब इन सारे मतलब इस तरह के उत्पादों के निर्माण की तैयारी की जा रही है, ये कथन यहाँ पर है। बिल्कुल ये तैयारी की जा रही है, ये कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह पहल जो है विश्वविद्यालय की बायोटेक्नोलॉजी लैब में विकसित तकनीक पर आधारित है। बिल्कुल ये इसी तकनीक पर आधारित है, यहीं पर इसका निर्माण होगा और इन उत्पादों को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई बात यहां से निकलकर सामने नहीं आई है। तो 1 और 2 यानी कि यहां पर आपको समझना है, उपयुक्त विकल्प चुनिए, मतलब कौन सा यहां पर लिखा गया कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 यानी कि विकल्प नंबर
ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर जो जानकारी आपके बीच हमने रखा उसको एक नज़र देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला में तैयार किया गया फिनाइल माउथ वॉश और टूथ पाउडर अब बाजार में उतारने की प्रक्रिया में, हालांकि ये निर्माण अभी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये खास करके इसलिए खबरों में है क्योंकि इसे बाजार में उतारा जाएगा, इसे सेल किया जाएगा, इस वजह से खबरों में। यह पहल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य से जुड़ी सस्ते विकल्पों को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि अभी तक विदेशी निर्यात या फिर निजी साझेदारी में संबंधित कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अतः इसी वजह से जो कथन 3 नंबर यहाँ पर था, कथन 3 ये बिल्कुल यहाँ पे औसत्य था। ठीक है, इसका यहाँ पर खंडन हमने कर दिया। अच्छा, यह पहली बार है जब किसी विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के या फिर बिहार में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। ये पहला प्रयोग है, मतलब यहाँ पर किया जा रहा है किस विश्वविद्यालय द्वारा, तो यहाँ पर लिखा गया भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब कुछ और जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार में अवस्थित इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी ये 1960 में हुई थी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। लेकिन स्थापना के बाद इसका नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया गया, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया गया। अब यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1944 में पटना का दौरा कर दलित शिक्षा व अधिकारों पर जोर दिया था। और आपको ध्यान रखना, जो कि बिहार के सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। परिणाम स्वरूप उनके विचारों से बिहार में दलित जागरूकता, साथ साथ सामाजिक न्याय आंदोलन और कई संस्थानों का नामांकन हुआ। बिहार में इनका जन्म नहीं हुआ, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की, तो मध्य प्रदेश में एक जगह महू, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन बिहार ये दौरा पे आए थे 1944 में। पटना में इन्होंने दलितों पर खासकर शिक्षा और उनकी रोजगार को लेकर, अधिकारों को लेकर जो भाषण दिया था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और प्रसिद्धि उनकी दिन ब दिन बढ़ती गई। और आपने देखा होगा कई सारे सड़कों आदि का नाम बिहार में इनके नाम पर है, बाबा साहब के नाम पर है। और साथ ही साथ बड़े बड़े कई छात्रावास हैं, जैसे पटना में भी एक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके मतलब सम्मान में ही इसका नामांकन हुआ, बहुत जगहों पर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में संविधान को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं और भी कई जानकारी हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का आपको बताते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्यों अपनाया था, ये एक विशेष प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कथन के रूप में। मैं इसका यहाँ पर सार आपको बता रहा हूँ। दरअसल हिंदू धर्म में जो खास करके कुरीतियां हैं, हालांकि सभी धर्म में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं, तो हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां इन्होंने देखा, जो फैली हुई कुरीतियां, उन्हें देखते हुए इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में, आई थिंक 1954 या मतलब इसी तरह कुछ साल है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसी वर्ष उनका निधन भी हुआ था कुछ समय पश्चात। मतलब ये अंतिम समय की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो कक्षा 6 से 8 तक। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही सर चीज यहाँ पर लिखा गया। अगर हम इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो तकनीकी रूप से बच्चों को सशक्त बनाना, डिजिटल स्किल्स के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करना, साथ साथ भविष्य के लिए डिजिटल तैयारियों को बढ़ावा देना, ये एक प्रकार का विशेष उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई, जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है खास करके 2020 वाला, इसके तहत ये खास करके स्कूली शिक्षा में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। इसी के अनुरूप ये तैयार की जा रही है। और घोषणा जो भी है 6 से 8 तक कंप्यूटर जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो अनिवार्य किया गया है। ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। जो बुनियादी कंप्यूटर नॉलेज है वो चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी। अब एक जानकारी और, खास करके कमाल का कैंप आपने नाम जरूर सुना होगा, गणितीय समर कैंप है, जो अभी हाल ही में मई से जून महीने में कक्षा 4 से 6 के मतलब छात्रों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो साक्षरता और गणितीय कौशल को सुधारना। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था कमाल का कैंप, जो कि गणितीय समर कैंप है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर कई पहल किए गए हैं, उनमें से एक मिशन दक्ष था जो 2023 में शुरू हुआ था और बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी वो पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बताएंगे ये देश का कौन सा शेर प्रजनन केंद्र होगा। देखिए इसका राइट आंसर है, ये होगा चौथा,
यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये बिहार यानी कि देश का चौथा मतलब केंद्र होगा। यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा कि हाल ही में 16 जून 2025 को राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। दरअसल यह गुजरात में एक्चुअली जगह है जूनागढ़ यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के इटावा, फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो खासकर नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, इन तीनों के बाद ये देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये बिहार का पहला होगा जो यहाँ पर स्थापित करने को लेकर घोषणा अभी हाल ही में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण, विशेषतः एशियाई शेरों के संरक्षण को मजबूत करना और इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना। इको टूरिज्म आई होप आप समझ रहे हैं। मतलब इससे क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और साथ साथ रेवेन्यू जनरेट होता है राज्य सरकार को। तो इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देना इसका एक मूल उद्देश्य है। कि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र और पहला है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है, जिसे भी हाल ही में पिछले ही साल 2024 में भारत सरकार से मान्यता भी मिल चुकी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसकी जो स्थापना हुई थी वीटीआर की, वो 1990 में हुई थी। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर की जो सीमा है नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से लगती है। जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह गंडक नदी के किनारे तराई क्षेत्र आई होप आप समझ रहे हैं, यहाँ मतलब इस क्षेत्र में फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब चूंकि बात यहाँ पर हो रही है वीटीआर, जो मैंने कई बार बोला है, कई बार आपको पढ़ाया है, विशेष रूप से वीटीआर यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एक हॉट टॉपिक है। और यहाँ से आपके विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से 5 को आपके बीच हमने रखा है, यानी कि इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके बीच है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2022-23 की जो डेटा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पिछला रिपोर्ट है जो 22-23 को लेकर आया था। इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर इसकी संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है, जो कि बिहार के वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसको लेकर एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। बिहार का एक लौता टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर हमने बताया कहाँ पर, तो गंडक नदी के किनारे तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? गंडक नदी। ये यूपीएससी, सीएपीएफ और पीसीएस आदि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो सिंधु गंगा का तराई मैदान या फिर तराई क्षेत्र। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और कब पूछा गया यहाँ पर हालांकि ये जानकारी नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगला कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 898.45 वर्ग किलोमीटर। ये सहायक वन संरक्षक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हालांकि कई और भी जानकारी है जो आपसे पूछा जा सकता है, सभी को ध्यान रखिएगा। अब आगे अगले प्रश्न पे हम चले उससे पहले कुछ जानकारी आप सबों को बता दूं। अगर विशेष रूप से अब घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप ध्यान रखिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे ये वाला कोर्स संचालित हो रहा है, इसके माध्यम से आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हो पाएगी, सुनियोजित तरीके से हो पाएगी। यहाँ पर तमाम चीजें इस कोर्स में हम आपको दे रहे हैं। इस कोर्स की विशेषताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है, जो हमारी एक अलग से कोर्स चलती है, अगर आप बीपीएससी वाले इस कोर्स को लेते हैं तो करंट अफेयर्स का कोर्स अलग से नहीं लेना है। तमाम जो मटेरियल है करंट अफेयर्स का वो इसमें मिल जाएगा। और खास बात, 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, ये तमाम जो टेस्ट है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, फिर 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के जो टेस्ट है वो मिलेंगे। बिहार जीके का टेस्ट है, मंथली बिहार करंट अफेयर्स या फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सभी आपको इसमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट की ओवरऑल संख्या जो होगी वो लगभग 220 से अधिक होगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये सभी विशेषताओं का आप लाभ महज 339 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस समय आप सभी के लिए एक ऑफर है, एक्चुअल फी जो है 399 है। अगर आप यहाँ पर ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं वेलकम, तो 15% का एडिशनल डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। जो लोग इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नाम मात्र की फी पर आप इसे प्राप्त करके तैयारी को सुनियोजित तरीके से संचालित कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा हाल ही में 16 जून 2025 को तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राजनीतिक रूप से समर्थकों को डिजिटल रूप में जोड़ने के लिए
अभी हाल ही में इस पहल की शुरुआत की गई है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कब हुई है? तो 16 जून 2025 को। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल। और इसका जो उद्देश्य है, ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की डिजिटल रणनीति को मजबूत करने को लेकर, यानी इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। दरअसल इस पोर्टल के माध्यम से पार्टी जो है ये युवा समर्थकों या फिर साथ साथ डिजिटल वॉलंटियर्स को सीधे तौर पर अपने मतलब खास करके इस पोर्टल में जोड़कर प्रचार प्रसार को गति देना चाहती है। मतलब इस पर एक कमांड स्थापित करना चाहती है, एक सोर्स के रूप में एक खास करके इसका इस्तेमाल होगा जहां पर सभी लोग जुड़े हुए रहेंगे। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन देना हो तो एक चीज़ें मतलब विधान से संचालित हो पाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह पोर्टल जो है ये पार्टी की नया बिहार की परिकल्पना को लेकर जन संपर्क का आधुनिक माध्यम है। ये आपको ध्यान रखना। पार्टी ने जो इसे संज्ञा दिया है, नया बिहार का अगर संज्ञा दिया है, मतलब इसकी परिकल्पना इसमें की गई है। मैं यहाँ पर आरजेडी को लेकर कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूं, मतलब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। दरअसल अभी ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और ये परिकल्पना इसमें की गई है, इसी आधार पर ये चीज़ें मैं आपके बीच रख रहा हूँ। देखिए, साथ ही इसमें ऑनलाइन सदस्यता, सोशल मीडिया संवाद और प्रचार सामग्री के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल ये चीज़ें ध्यान रखिए, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्टल है, क्या परिकल्पना की गई, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है और ये इसका विषय वस्तु क्या है, मतलब कैसे संचालित होगी। साथ ही साथ अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, तो बिहार विधानसभा चुनाव जो इस वर्ष आयोजित होने वाला है, कई सारी जानकारी यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से एक छोटे प्रश्नों में अगर हम देखें तो बिहार में सीटों की संख्या में पूछा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो 243 हैं, लोकसभा की 40 हैं, विधान परिषद की 75 और विधानसभा की आपको ध्यान रखना है 16 सीटें हैं। चूंकि बात यहाँ पर लोकसभा की हो रही है, रिसेंटली अभी 18वां लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ था, 18वां आईपीएल भी आयोजित हुआ अभी इसी साल। 18वां लोकसभा पिछले साल 2024 में आयोजित हुआ था, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरजेडी ने इस चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटों पर ही चुनाव जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेकर जो परिणाम है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो आपके बीच है। यहाँ पर जो खास करके एनडीए की बात करें, जो इसका घटक दल है भाजपा, जदयू, लोजपा और हम सेकुलर, इसको लेकर आपके बीच डाटा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में जो खास करके हम राजद की बात कर रहे हैं आरजेडी की, तो 23 पर लड़े थे और 4 ही जीत पाए थे। एक विशेष बात, निर्दलीय पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से ये खास करके निर्दलीय ही जीत गए। और यहाँ पर विशेष रूप से ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस चुनाव में 2 ऐसी पार्टी थी, एक लोजपा रामविलास, यानी राज जो लिखा गया है लोजपा रामविलास, और हम सेकुलर। ये 2 पार्टी ऐसी थी जिसका जीत का परसेंटेज 100 रहा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 लड़ा, 5 जीत गया, 1 लड़ा, 1 जीत गया। ये लोजपा रामविलास खास करके ये पार्टी किनकी है, तो चिराग पासवान वाली, और हम सेकुलर ये जीतन राम मांझी वाले। तो दोनों पार्टी का जो जीत का परसेंट रहा वो 100% रहा। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना यहाँ से नजर आती है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन है कि मुजफ्फरपुर जिले के जजवार मध्य पंचायत को वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। दूसरा कथन है कि यह पंचायत स्मार्ट पंचायत मॉडल के अंतर्गत डिजिटल और आधारभूत सुविधाओं में अग्रणी रही है, तो इस वजह से यह पुरस्कार दिया गया है। तो कारण यही है जो मतलब ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर सही है। देखिए, यहाँ पर जो दोनों कथन सही है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोनों कथन सही है, विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हम देखते हैं। जजवार मध्य पंचायत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की एक अग्रणी पंचायत है, जिसे अभी हाल ही में 2 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार यानी कि नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दरअसल इस पंचायत को ये जो सम्मान मिला या फिर ये जो दर्जा दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ आधुनिक सुविधाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। जैसे बुनियादी सुविधाओं में अगर हम बात करें तो जो पहल यहाँ पर किए गए हैं, जैसे पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर लोग करते हैं, आरओ पेयजल संयंत्र लगाए गए हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाया गया है, और 24/7 यानी कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन एम्बुलेंस सेवा की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और पंचायत भवनों में डिजिटल स्क्रीन व सूचना केंद्र आदि स्थापित किया गया है। इन सारे प्रयोग के लिए अभी हाल ही में पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला या फिर नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस जिले का है, तो मुजफ्फरपुर जिले का है।
किस प्रखंड का, तो कटरा प्रखंड, और पंचायत का नाम है जजुआर मध्य पंचायत, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत का रूप देने और पंचायती राज के सपने को पूरा करने का श्रेय यहाँ पर दूसरी बार मुखिया बने सुमन नाथ ठाकुर को जाता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, आइए इसको लेकर हम समझते हैं। दरअसल बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 1957 के एक रिपोर्ट के आधार पर इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर, तो नागौर एक जगह है राजस्थान में, यहां पर प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया था। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है, और फिर जिला परिषद, ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ये चीजें, ये क्रम है जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। यहां पर हमने लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। ये खास करके आधारित जो यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं कि भारत में जो पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये जो समिति की रिपोर्ट है किस पर आधारित थी, तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में रिपोर्ट पेश की थी, इस पर आधारित है। और ये पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को, 2 वर्ष पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर यहां पर नागौर राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित एग्जाम में कई प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक शुरुआत कब और कहां हुई थी, ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की नींव किस समिति की सिफारिशों पर रखी गई थी, बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है, तो बलवंत राय मेहता के समिति की रिपोर्ट है और ये 1957 में ये पेश की गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यहां से इस तरह के पॉइंट से प्रश्न बना था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। अगला यहां पर है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न पूछा गया था। पंचायती राज की मध्य स्तर की संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है। यहां से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2019 में। फिर एक और है पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल होता है कि 5 वर्ष निर्धारित है और ये पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। ये चीज ध्यान के यहां से मतलब जो हमने लिखा है यहां से प्रश्न अराइज हुए हैं और ये एक हॉट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। चलिए यहां पर 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार ने जून 2025 में राज्य के 6 स्थानों पर छोटे एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। ये कथन है। अब यहां पर देखिएगा कारण की बात करें तो यह पहल क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। तो कारण जो यहाँ पर दिया गया कथन का ये भी यहाँ पर सत्य है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमने विचार कर लिया है कि ये कारण जो है बिल्कुल मतलब जो कथन लिखा गया है उसका ये कारण मतलब दोनों यहाँ पर सत्य है। हम आते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया कि दोनों कथनों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये वाला कथन हमें सही नजर आता है। यही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, आइए अब यहां पर हम समझते हैं कि बिहार कैबिनेट ने जून 2025 में राज्य के 6 स्थानों पर जिनमें मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में खासकर के मिनी एयरपोर्ट छोटे एयरपोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। और इस पहल की बात करें तो यह पहल केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और पर्यटन व्यापार और चिकित्सा सेवाओं और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और कुल परियोजना लागत जो है लगभग 150 करोड़ यानी कि प्रत्येक एयरपोर्ट पर जो खास करके परियोजना की लागत है वो 25 करोड़ आएगी। और कितने मतलब एयरपोर्ट है तो 6 एयरपोर्ट है। आप यहाँ पर 6 का नाम देख सकते हैं। उड़ान योजना में जो उड़ान शब्द है इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसी के तहत ये खास करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक पहल है जिसको मंजूरी अभी हाल ही में या बिहार सरकार ने दिया और इसे भारत सरकार से भी मंजूरी मिल चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना का जो शुभारंभ था दरअसल उड़ान की हम बात कर रहे हैं तो 27 अप्रैल 2017 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर तो हिमाचल प्रदेश शिमला में इसकी मतलब शुरुआत हुआ था। अभी हाल ही में खास करके एक नया टर्मिनल का जो उद्घाटन
हुआ है नरेंद्र मोदी द्वारा। अभी हम जानकारी दे रहे थे कुछ समय पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पर खास करके पटना में जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब जानकारी वहाँ पर उस समय अधूरी थी। एक नया अपडेट यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा कि यहाँ पर जो नया टर्मिनल बना है, इसकी जो वास्तुकला है ये मिथिला कला और नालंदा शैली पर आधारित है और इसे खास करके वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब नया टर्मिनल जो बना है और इसकी जो थीम है ये किस वास्तुकला पर आधारित है, तो मिथिला कला और नालंदा शैली पर। इतनी बातें ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? अपना बिहार बना है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दो कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि SEC ने हाल ही में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। शुरुआत कब हुई? 28 जून 2025 को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 28 जून को मतलब हो चुके नगर निकाय चुनाव, मतलब यहाँ होने वाले नहीं, मतलब 28 जून को नगर निकाय चुनाव जो आयोजित हुआ यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और ऐसे में इस चीज़ को अपडेट कर लीजिएगा, ये चीज़ें हमने पहले लिखा था इस वजह से ये अपडेटेड नहीं है। तो 28 जून को ये पहला राज्य बन गया बिहार जो खास करके ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की। और यहाँ पर हमने कहीं पर लिखा भी है, यहाँ पर देखिएगा, हाँ ये वाले पॉइंट में कि पूर्वी चंपारण जिले की निवासी विभा देवी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से, मतलब इस जरिए मोबाइल के जरिए ई वोटिंग करके इतिहास रच दिया। और यह प्रणाली फेस रिकॉग्निशन और साथ ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है जो सुरक्षा और पारदर्शिता पर मतलब ये सुनिश्चित करती है। देखिए यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन मतलब आप ये समझ रहे हैं, जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि ये सिक्योरिटी को मजबूत करता है। कई सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करते हैं उस प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसे में बिहार ऐसा पहला राज्य बना है भारत का जो इस प्रणाली को अपनाया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस प्रणाली का उद्देश्य उन मतदाताओं को वोट करने में सक्षम बनाना है जो दिव्यांग है, जो बीमार है, जो प्रवासी मजदूर है, जो खास करके बुजुर्ग है, वो सभी अब घर बैठे वोट दे सकते हैं। और इसका प्रयोग जो हुआ है नगर निकाय चुनाव से हुआ है 28 जून 2025 को। मैं पुनः दोहरा दूं, बिहार ये पहला राज्य बना है इस तरह की पहल करने वाला। अच्छा, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। कुछ विशेष बातों में, जैसे कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम पटना में 1952 में स्थापित किया गया। फिर अगला पॉइंट है बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है ये राज्य निर्वाचन आयोग की है। और पहली बार नगर निकाय चुनाव के इतिहास में बिहार में ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था रिसेंटली 2017 में हुआ था। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। आते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में चयनित पेड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है। देखिए जो भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 32 पेड़ों को अभी फाइनली मतलब शुरुआती चरण में ये विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, जिनमें से 28 की जो उम्र है, यानी कि 28 वृक्ष की जो उम्र है ये 100 वर्ष से अधिक है। ये इसका फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर है दिए गए विकल्पों में से। आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 16 जून 2025 को पहली बार राज्य में 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। दरअसल इन 32 वृक्षों में बरगद के 12 वृक्ष हैं, पीपल के 6 हैं, पाकड़ के 3, महुआ के 2, नीम के 2, खिरनी के 1 और शेमल के 2 हैं। इसके अतिरिक्त गुल्लर के 1, इमली के 1, कल्प वृक्ष 1 तथा कनक चंपा का 1 वृक्ष शामिल है। कुल यहाँ पर 32 को हमने डिटेल में आपके बीच रख दिया, मतलब कौन सा वृक्ष का संख्या कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये सभी वृक्ष जो है ये 5 जिले जिनमें कि बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, मतलब ये 5 जिलों से ही चयनित है। इसमें औरंगाबाद का जो ओल्डेस्ट जो ट्री है, जो सबसे पुराना जो वृक्ष है वो औरंगाबाद का, ये 500 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष इस सूची में सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि अन्य 27 वृक्ष भी 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी कि एक तो ये औरंगाबाद वाला हुआ और ये 27, कुल मिला के 28 वृक्ष जो है ये 100 वर्ष से अधिक का है। जबकि शेष 4 वृक्ष की जो आयु है ये 70 से 90 वर्ष के बीच है। और सरकार ऐसे वृक्षों के बारे में पता लगाने के लिए या फिर इसको संरक्षित करने की दिशा में अभी हाल ही में बिहार हेरिटेज ट्री ऐप भी विकसित किया है। ध्यान रखिए,
ये विकसित किया गया है बिहार सरकार द्वारा बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आम लोग अथवा जनप्रतिनिधि इसके माध्यम से अपने जिले, मोहल्ले, गांव, पंचायत, ब्लॉक आदि कहीं पर भी जो विशिष्ट वृक्ष हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, जो मतलब काफ़ी पुराने हैं, उसको यहाँ पर जियो टैग्ड तस्वीर के माध्यम से एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। अगर वो सत्यता की पहचान हो जाती है तो राज्य सरकार वो अपनी सूची में उसे शामिल करेगा। उसे यहाँ पर विरासत सूची में शामिल करते हुए, विशिष्टता देते हुए यहाँ पर कई प्रकार के पहल किए जाएंगे, मतलब उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कहने का सेंस यहाँ पर यह है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी, जिनमें कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है 2 कैटेगरी में हुई है, तो युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार, तो इन 2 कैटेगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। मतलब बिहार के कितने रचनाकारों को, तो बिहार के 2 रचनाकार को, कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन है, वो चीजें अभी हम देखेंगे। फिलहाल विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, साहित्य अकादमी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। 1954 में ही पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था। वो चीज़ें एक अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। फिलहाल बात यहाँ पर हम कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। अभी हाल ही में 18 जून 2025 को 2025 के लिए 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 24 भाषाओं के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से रचनाकारों को सम्मानित करने की घोषणा हुई। इसमें बिहार के तीन नहीं, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर मैं मिस कर रहा था। इसका जो राइट आंसर होगा 2 रचनाकार नहीं होगा, 3 रचनाकार होगा। इसको सुधार कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर ये गलत आपको बता दिया। एक्चुअली मुझे ध्यान था, मैंने पढ़ा है पहले, ये 3 रचनाकार होगा, ये मिस हुआ है मुझे बताने में, ये 3 रचनाकार होगा। ठीक है, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ 3 होगा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 रचनाकार में आपको ध्यान रखना है कि 2 युवा पुरस्कार के लिए और 1 बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इनमें नाम की अगर हम बात करें युवा पुरस्कार में से, तो नेहा मणि झा जो कि मैथिली भाषा के लिए, फिर संस्कृत के लिए धीरज कुमार पांडे का चयन हुआ है। जबकि अगर हम बात करें बाल साहित्य पुरस्कार के लिए मुन्नी कामत मैथिली भाषा के लिए, और इन सभी के बारे में वर्णन यहाँ पर हमने कर दिया है। जैसे कि नेहा मणि झा को जो मैथिली के लिए मिला है, मतलब घोषणा हुई है, उनकी रचना बनारस आ हम के लिए। जबकि धीरज कुमार पांडे मतलब जो संस्कृत के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है, इनकी एक रचना है युवा पुरस्कार के लिए, उनकी पुस्तक है पारिभाषिका शब्दावरस्यम, इसके लिए। ये बड़ा नाम है, ध्यान आपको जरूर रखना है। जबकि मुन्नी कामत की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो बाल कथा संग्रह चुक्का है, इसके लिए सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। तो 2025 में 3 पुरस्कार का मतलब 3 पुरस्कार बिहार को मिलेगा। यहाँ पर आपको जानकारी आपके बीच हमने रखा। अब एक्चुअली बात करें अगर 2025 की कंप्लीट सूची के बारे में, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने चर्चा ये किया है कि 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 24 भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार। यहाँ पर एक हमें कम दिख रहा है युवा पुरस्कार में, वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट मुझे नजर आया है यहाँ पर खास करके युवा पुरस्कार विजेताओं में, हालांकि इसमें 23 हैं, एक की घोषणा नहीं हुई, वो कौन सी है, तो वो है डोंगरी। ध्यान रखिए, इसको लेकर कहा गया पोर्टल पर कि इस वर्ष इस भाषा में कोई पुरस्कार नहीं है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, संथाली और उर्दू, ये सभी युवा साहित्य पुरस्कार के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट भाषा है, जहां से प्रश्न प्रबल रूप से पूछे जाने की संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार में उसी सारी भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, संथाली, डोंगरी और उर्दू, ये सभी को आपके बीच हमने रखा है। हालांकि 24 भाषा में है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने आपके बीच रखा है। तो ये सभी 2025 को लेकर है। लेकिन इससे पहले अगर 2024 के संदर्भ में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 2 पुरस्कार पिछले साल बिहार को मिला था, और दोनों कैटेगरी में। एक्चुअली बात यहाँ पर अगर युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो रिंकी झा ऋषिका को मिला था, जो इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। फिर वहीं पर अगर हम बात करें बाल साहित्य में तो बाल कथा संग्रह अनार के लिए नारायण जी को यह सम्मान मिला था, और ये दोनों मधुबनी के ही रहने वाले हैं, मधुबनी के ननौर की, जबकि ये मधुबनी के घोघरडीहा के। एक्चुअली यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे थे, इनको लेकर भी हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि नेहा मणि झा ये मधुबनी की रहने वाली है, मुन्नी कामत ये भी मधुबनी की है, यहाँ पर मेंशन है, जबकि धीरज कुमार पांडे ये दरभंगा के। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना 4थे संस्करण के तहत
हालिया चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? पीएम श्री योजना के बारे में आई होप आप जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर चौथे चरण में जो स्कूलों का चयन हुआ है, चौथे चरण में चौथे स्थान पर रहा है। इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यही एक्चुअली इसका राइट आंसर भी होगा, विकल्प नंबर डी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के चौथे चरण में हाल ही में बिहार के 804 स्कूलों का चयन किया गया और चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लास, हरित स्कूल ढांचा और कौशल आधारित शिक्षा तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और इस तरह चौथे चरण में चयनित स्कूलों की संख्या के आधार पर बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर राजस्थान, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। ये चीजें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि अब तक की बात करें तो इसके पहले के चरणों को मिलाकर बिहार में अब तक कुल 1093 स्कूलों को पीएम श्री के तहत चुना जा चुका है और चौथा में ये 1093 में से 804 ये चौथे वाला में चुना गया है। तो ये ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव का मतलब असर यहाँ पर दिख रहा है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर जो हो रही है, खास करके यहाँ पर हम पीएम श्री योजना की बात कर रहे हैं, तो 7 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दिया था, जिसे कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री नाम से केंद्रीय सहयोगित योजना के रूप में शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य 14,500 से अधिक सरकारी स्कूल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना इसका एक लक्ष्य है। 2026-27 तक ये लागू किया जाना ये निर्धारित लक्ष्य है, ये ध्यान रखिए, जिसमें प्रत्येक चुने गए स्कूल को अगले 5 वर्षों तक विशेष सहायता दी जाएगी। ऐसी प्रावधान इसमें किया गया पीएम श्री योजना में। अच्छा, पीएम श्री में खास करके जो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बताएं कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है। देखिए, सारे विकल्पों को जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक विकल्प है, विकल्प नंबर बी, यानी कि यह बिहार में सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम के रूप में मनाया गया। अच्छा, इसको लेकर यह भी ध्यान रखिएगा कि अभी इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 13वां नहीं है बल्कि 11वां विश्व योग दिवस मनाया गया है। पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। अब यहाँ पर इसकी थीम जो है 2025 में ये हम आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका थीम आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि थीम क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न में। यह भी थीम यहाँ पर जो लिखा गया ये गलत है और 2014 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया ये भी गलत है क्योंकि ये 2015 में मनाया गया था। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि 20 जून 2025 को जारी शिक्षा मंत्रालय की 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, इसे पीजीआई इंडेक्स भी कहा जाता है। तो पीजीआई इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दिया गया है? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और यहां पर ध्यान रखिए जो सेकेंड लास्ट श्रेणी है आकांक्षी 2, इसमें बिहार को जगह दिया गया। कई सारे राज्य और भी इसमें शामिल हैं, आइए उसको लेकर कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यह रिपोर्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर वो सारी जानकारी जो लिखी गई है थोड़ा यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सारी जानकारी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इसमें 10 कैटेगरी है, इसमें प्रथम जो कैटेगरी आपको दिख रहा है दक्ष, फिर उत्कर्ष, फिर अति उत्तम, फिर अतः उत्तम, ये 4 कैटेगरी में आपको कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिखेगा। 5वीं कैटेगरी जो इसमें शीर्ष पर रही है, मतलब अगर हम किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें जहां पर कोई स्थान हासिल किया है, एक्चुअली चंडीगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर है, ये प्रतिष्ठा 1 है और यहाँ पर प्रतिष्ठा 2, 3 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2 में कोई नहीं है, ये भी आप इसे सबसे ध्यान रखिएगा। अब बिहार की बात करें तो बिहार आकांक्षी 2 में है और आकांक्षी 2 में जिस भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का 461 से 520 का बीच स्कोर रहा है पीजीआई इंडेक्स में, उसे रखा गया। बिहार यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, असम और तेलंगाना के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में है। ये खास करके किसमें है तो आकांक्षी 2 में है। आकांक्षी 3 अभी हाल ही में इसमें मतलब ये लिस्ट में शामिल हुआ है और अंतिम पायदान पर रहा है मेघालय। अब फाइनल कंक्लूजन ये बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि पीजीआई इंडेक्स में प्रथम स्थान पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा तो चंडीगढ़, निचले पायदान पर रहा है कौन तो मेघालय। आई होप ये क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बार बिहार में निर्मित 4500 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव गिनी देश को निर्यात किया गया। बिल्कुल अभी हाल ही में निर्यात किया गया है, जिसका निर्माण बिहार में हुआ था। अगला कि बिहार के मडौरा में स्थित यह रेल कारखाना केवल लोकोमोटिव निर्माण के लिए जाना जाता है। नहीं, ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। केवल यहाँ पर लोकोमोटिव का निर्माण नहीं होता है, इस वजह से ये जो है कथन ये गलत है। अब यहाँ पर हमने विचार कर लिया है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न केवल लिखा है उत्तर चुनिए। ऐसे में एक चीज यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिएगा, गलती कहाँ पर होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं विकल्प को पढ़ता हूँ। देखिए, केवल कथन एक सत्य है। हमने यहाँ पर विचार किया कथन एक सत्य है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में मान लीजिए इस तरह का मैंने बड़े मतलब इस तरह का प्रश्न आपके बीच रखा, ये कन्फ्यूजन को ही मतलब बताने के लिए आपको, मतलब ये क्लियर करने के लिए कि आपको इस तरह का प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से विकल्प हमने इस तरह से डाला है। तो हमने पढ़ा विकल्प नंबर 1 में है कथन एक सत्य है। क्वेश्चन हॉल में हम हड़बड़ी में इसको आंसर कर देंगे कि ये सही है। वास्तव रूप में ये सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया प्रश्न में कि कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पूछा लिखा है कि उत्तर चुनिए। उत्तर इसमें कौन सा सटीक है, ये भी सत्य है लेकिन आंशिक रूप पे सत्य है। हमें यहाँ पर दिखा है कि पहला एक जो है ये सत्य है और दूसरा असत्य है। इसमें कोई ऐसा विकल्प हो सकता है, जैसे यहाँ विकल्प नंबर डी में कथन एक सत्य है और कथन 2 असत्य है, ठीक है। असत्य वाला भी तो ये जानकारी जो असत्य कहा गया है ये वास्तव में असत्य है ना, मतलब ये जानकारी यहाँ पर उत्तर चुनिए के रूप में अगर हम देखें, आई होप आप इसे समझ रहे हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। फाइनल आंसर जो होगा वो डी होगा। कथन एक सत्य है और कथन 2 जो है असत्य है। आई होप ये यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ये आंशिक रूप से सत्य था, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर इसको लेकर डिटेल में चीजों को समझते हैं कि भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी वेबटेक के संयुक्त उपक्रम द्वारा बिहार के सारण जिले के मडौरा में स्थित डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में अत्याधुनिक तकनीक से लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं। और इस वर्ष 2025 में पहली बार इस फैक्ट्री से बने इवोल्यूशन सीरीज, इस सीरीज में आपको ध्यान रखना ES43A CMI मॉडल जो है ये लोकोमोटिव का निर्यात जो है ये अफ्रीकी देश गिनी को किया गया है। और बिहार के इतिहास में पहली बार है जब लोकोमोटिव का निर्यात यहाँ से किया गया। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम इसे देख सकते हैं। दरअसल ये 4500 हॉर्स पावर का एक उच्च क्षमता वाला मालवाहक इंजन है और इस इंजन की दक्षता की बात करें तो कम उत्सर्जन और अत्यधिक सेफ्टी फीचर इसमें शामिल है, मतलब आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस निर्यात सौदे के अंतर्गत 140 लोकोमोटिव गिनी को भेजे जाएंगे, जिसकी अगर हम अनुमानित लागत की बात करें तो 2000 से 3000 करोड़ के बीच है। ये मतलब घोषणा हुई है, मतलब घोषणा नहीं बल्कि समझौता एक्चुअली बोल सकते हैं, समझौता है। और यह निर्यात भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड नीति का एक सशक्त उदाहरण है। और ये बिहार के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि बिहार से ये निर्यात हुआ है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखेगी। एक चीज ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया और हम कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जरूर अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच शेयर कीजिएगा और इसका PDF फाइल सभी के लिए एप्लीकेशन से डाउनलोड करना अनिवार्य है। खास करके जनवरी से जून तक का बिहार स्पेशल का जो हमने आपको दिया है उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। विशेष रूप से उसको पढ़ना, आपको प्रिंट करना है। और इसके अतिरिक्त कोर्स अगर आप लेंगे तो वहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं वाला इसी तरह का संग्रह, कोई भी खबर आपका नहीं छूटेगा, 100% आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। उसे जरूर आप लोग लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, नॉमिनल सा चार्ज पे उपलब्ध है। 24 जून 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा हुई है या फिर घोषणा की गई है। यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, इन सभी विकल्पों में से विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मतलब इसकी शुरुआत की गई। बाकी यहाँ पर जो अन्य विकल्प है ये गलत है। यहाँ पर मतलब जो विकल्प है एक्चुअली बजट खास करके जो कैबिनेट बैठक हुई, चर्चा तो ये सारे को लेकर हुई है, अभी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन जो सत्य है वो ये वाला है, कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत को लेकर। देखिए 24 जून को बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई या फिर एजेंडों पर मोहर लगी। इन सभी को पॉइंट वाइज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं आपके बीच हमने रखा कि राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवनों का निर्माण होगा। यहाँ पर वही लिखा गया था विवाह भवनों का निर्माण को लेकर, तो सभी पंचायतों में इसका निर्माण होगा, जिसके लिए 4026.5
5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब दीदी की रसोई की बात करें तो इसमें 40 रुपए की जगह 20 रुपए में भोजन मिलेगा, ये घोषणा हुई या फिर स्वीकृति दी गई और शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। जीविका को लेकर यहाँ पर बात थी कि जीविका समूह को अब 3 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन मिलेगा, जिस पर ब्याज जो अतिरिक्त ब्याज होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये खास करके स्वरोजगार को बढ़ाने की दिशा में ये प्रयास, मतलब एक प्रकार का पहल है, इसको मंजूरी अभी दिया गया है। अच्छा, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जनों को 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए की मानसिक पेंशन दी जाएगी। 1 जुलाई से ये लागू हो चुकी है। मनरेगा योजनाओं में अब ग्राम पंचायत 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकेगी, मतलब कार्य यहाँ पर वो कर सकता है। मुखिया और सरपंचों को 7500 रुपये, जबकि वार्ड सदस्यों और पंचों को 1200 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा तथा प्रतिनिधियों की समान या फिर आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये तक की यहाँ पर अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर 24 जून 2025 को जो बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, वहाँ से ये तमाम बातें हमें इंपॉर्टेंट नजर, मतलब जो लगी है वो आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। चलिए, 24 जून के बाद अगली जो बैठक हुई है वो 1 जुलाई को हुई है। वो 1 जुलाई को जो हुई वो जुलाई महीने वाले में हम कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी आपको ध्यान रखना है। बिहार को लेकर अगर हम बात करें, बिहार की प्रशासनिक संरचना को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो कन्या विवाह मंडप जो पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर लागू होगी। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें पंचायतों की, तो पूरे बिहार में ग्राम पंचायतों की जो संख्या वो है 8397। उसी प्रकार से प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। गांव की संख्या की बात करें तो 45,103 है। और सबसे नया जिला अरवल है बिहार का, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 2001 को गया जिले से अलग कर किया गया था। अभी रिसेंटली पिछले महीने में मैंने आपको जानकारी दिया था, गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने इसको मंजूरी दिया था, ये चीज ध्यान आपको रखना है। और गया एक्चुअली बिहार में एक जो प्रमंडल है मगध प्रमंडल, इसके अंतर्गत आता है, जिसमें 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले बिहार की स्थापना से संबंधित ये सारे प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक नज़र इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए कि जो प्रश्न है कौन से एग्जाम में, जैसे बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी आदि जो भी एग्जाम में पूछे प्रश्न है उसको यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। हालांकि ये चीज़ें पीडीएफ में भी आप सबों को मिल जाएगी। बिहार दिवस को लेकर वही सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। अगला 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कथन कच्ची दरगाह विदुपुर पुल से संबंधित सत्य है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, बिहार में अभी कच्ची दरगाह विदुपुर पुल जो बना है, इसको लेकर जो जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं अपने आप में एक हॉट टॉपिक है। अभी आंशिक इसका उद्घाटन हुआ 23 जून को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यह पुल जो है पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के विदुपुर से जोड़ता है, ये सत्य है। और ये भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल आधारित ब्रिज है, ये भी सत्य है। इसकी आंशिक उद्घाटन 23 जून 2025 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया, ये भी यहाँ पर सत्य है। तो फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त। ये सभी जो कथन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सत्य है। अब यहाँ पर देखिएगा, बिहार सरकार गंगा नदी पर, सबसे पहली बात ये गंगा नदी बना है और एक कच्ची दरगाह जो खास करके पटना जिले में एक जगह, वहां से वैशाली विदुपुर के बीच निर्माण किया जा रहा है। यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल आधारित पुल है और इस पुल का 90% जो हिस्सा है ये केबल ब्रिज तकनीक पर, यानी कि इस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेट ब्रिज कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, इस पुल की जो लंबाई है 9.7 किलोमीटर है, लेकिन अप्रोच सहित अगर इस पुल की लंबाई की बात करें, यानी कि फाइनल लंबाई यानी कुल लंबाई जो है 22.76 किलोमीटर है। अभी हाल ही में 23 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसके पहले चरण का उद्घाटन किया गया। और ये कहां से कहां तक है, जो पटना जिले के कच्ची दरगाह से लेकर राघापुर दियारा तक ये फैला हुआ है। एक छोटा सा आइलैंड आप बोल सकते हैं राघापुर को, जो कि सड़क मार्ग से पहली बार जुड़ा है। और इसका एक्चुअली शिलान्यास की जो बात अगर हम करें, जो नींव रखी गई थी नीतीश कुमार द्वारा 31 जनवरी 2016 को ही रखी गई थी। ये निर्माण प्रक्रिया अब ये अंतिम चरण है। अभी पहले फेज के अंतर्गत 23 जून को भी आंशिक तौर पर यहां पर कच्ची दरगाह से राघापुर के बीच ये उद्घाटन हुआ है। फाइनल जो जानकारी है वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये भारत का सबसे लंबा ये एक्स्ट्रा डोज केबल आधारित ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है, शिलान्यास कब हुआ, निर्माण लागत कितनी है, इसका निर्माण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, ये कहां पर किस नदी पर बना है और पहली बार जो आंशिक उद्घाटन हुआ ये किसे जोड़ता है। तो ये चीजें यहां पर आपके बीच हमने रख दिया है, विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि एसएमआर मिशन के तहत
देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है बिहार में। अब इसको लेकर जानकारी हमने ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया, फिलहाल ध्यान रखिए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना और क्षेत्रीय ऊर्जा या फिर सुरक्षा को मजबूत करना है। ये खास करके घोषणा हुई थी बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन को लेकर यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आई थी। इस योजना के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के उद्देश्य को पूरा करने को लेकर पूरे देश में खास करके स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा का विकास या फिर विस्तार करना है, इसको लेकर। अब इसी के तहत आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र की मंजूरी के बाद बिहार में लघु मॉडुलर खास करके जो रिएक्टर स्कीम या फिर SMR जो तकनीक है, इस पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित करने की घोषणा की है। SMR मॉडल या फिर SMR अर्थात लघु मॉडुलर रिएक्टर मिशन एक्चुअली में इसके तहत यह घोषणा हुई है कि भारत के बिहार राज्य में पहला यह स्थापित होगा। हालांकि ये 6 राज्यों में स्थापित होगा, लेकिन ये पहला बिहार में स्थापित होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जिसे देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु संयंत्र मिलेगा, बात यहां पर हो रही है बिहार की। ठीक है, ये चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, बिहार में भारत का पहला SMR आधुनिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थापित होगा? तो नवादा जिले में एक जो फुलवरिया डैम है, कई जानकारी फुलवरिया डैम से संबंधित पहले भी हमने आपको दिया है, यहीं पर यह स्थापित होगा। अभी यहां पर इसी डैम में हाल ही में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है 10 मेगावाट का स्थापना किया गया था, जिस वजह से खबरों में था। हालांकि एग्जाम में एक प्रश्न यहां से पूछा गया है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादराबाद में स्थापित हुआ था। यह प्रश्न BPSC 68वीं BPSC प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। ये सारे विकल्पों में दरभंगा दिया गया था, प्रॉपर वो जगह पूछा गया था, किस जगह में? तो कादराबाद में। ये ध्यान रखिए, बिहार का पहला ये तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट था। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। चलते अगले प्रश्न पे। दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की त्वरित जांच के लिए 26 जून 2025 को अगमकुआं पटना स्थित GNM प्रशिक्षण संस्थान में 30 करोड़ रुपए की लागत से बने औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? देखिए, विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों पर निर्भर था, खास करके दवाओं और खाद्य उत्पादों की जो त्वरित गुणवत्ता मतलब जो जांचे जाती है, इसको लेकर। लेकिन अभी हाल ही में अगमकुआं पटना स्थित GNM प्रशिक्षण केंद्र में या फिर संस्थान में जो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है, उद्घाटन बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इनके द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कहां हाल ही में इस वर्ष 28 से लेकर 29 जून 2025 तक आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का जो आयोजन था, ये ज्ञान भवन पटना में किया गया है। एक्चुअली अशोका कन्वेंशन सेंटर गांधी मैदान के जो उत्तर लेवल की जो उत्तर पश्चिम जो कोने में है, जो क्षेत्र में है, एक्चुअली आप बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो वहां पर अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो बापू भवन और बापू सभागार और ज्ञान भवन है, वहीं पर एक ज्ञान भवन में आयोजित हुआ 2 दिवसीय आयोजन था आम महोत्सव। ये पिछले साल भी आयोजित हुआ था। इस वर्ष जो आयोजित हुआ, इसका जो थीम है, ये ध्यान रखिए, पुराने बाघों का जीर्णोद्धार और भावी पीढ़ियों का उपहार। यहाँ पर इस दौरान आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, विशेष रूप से बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा इसे और बेहतर बनाने की दिशा में, थोड़ा मजेदार बनाने की दिशा में प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई। अब एक चीज समझिएगा, इस आयोजन के उद्देश्य की अगर हम बात करें, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आम की पारंपरिक और नई किस्मों को आम जन के बीच लोकप्रिय बनाना तथा किसानों को प्रोत्साहित करना, और साथ ही साथ बच्चों व युवाओं को स्थानीय फलों के प्रति जो रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसे पैदा करना, उसे बढ़ाना, इस मूल उद्देश्य को लेकर ये खास करके पिछले कुछ वर्षों से, हालांकि लंबे समय से तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आयोजित होता है। अब यहाँ पर इसका ये थीम है और ये खास करके प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, बिहार के आमों की बात हो रही है, तो बिहार के या फिर बिहार में आमों की किस्म से एक भागलपुर की है, ये जर्दालू आम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में जर्दालू आम को GI टैग मिला है। हालांकि अब तक बिहार के कुल 13 उत्पादों को GI टैग मिला है, लेकिन पिछली बार अभी हाल ही में अगर हम बात करें फरवरी महीने में, एक्चुअली वो डेट क्या है, तो 20 फरवरी 2025 को जो पत्थरकट्टी गांव है, खासकर के गया जिले में, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के
300 वर्ष पुरानी पत्थर की कला को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। प्राचीन पत्थर कला पे प्राचीन पत्थर मूर्ति कला को जीआई टैग दिया गया है। तो ये पिछला मतलब अभी रिसेंटली जो दिया गया है इन 13 में से ये ध्यान रखिए। फाइनली 13 उत्पाद बिहार से जुड़े हुए हैं जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, प्रमुख त्योहार को लेकर अगर हम बात करें, चूंकि आम महोत्सव को लेकर हमने चर्चा भी किया बिहार को लेकर, तो बिहार में 2025 में जो प्रमुख महोत्सव या फिर त्योहार आयोजित हुए हैं, मिथिला परिक्रमा यात्रा, बिहार दिवस, वैशाली महोत्सव, कुंडलपुर महोत्सव, थावे महोत्सव, परशुराम उत्सव मेला और आम महोत्सव। ये अब तक की बात करें तो अब तक जून जैसे इंड होता है, जून तक का है, जनवरी से जून तक का ये सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव है, यहाँ पर हमने आपके बीच रख दिया है। चलिए आते हैं एक और प्रश्न यहाँ पर अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरोगेसी को कानूनी मान्यता देते हुए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है? तो सरोगेसी को भी हाल ही में मान्यता दिया है बिहार सरकार, साथ ही साथ एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांझपन से जूझ रहे दंपतियों के लिए सरोगेसी यानी कि गर्भधारण के लिए किसी अन्य महिला की मदद, ये एक बड़ी उम्मीद होती है। हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ये बोला था, इसके लिए एक शब्द बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होता है, भाड़े की कोख, यानी कि मतलब किसी अन्य महिला के माध्यम से यहाँ पर गर्भाधान के माध्यम से मतलब बच्चा पैदा करके मतलब वो जो खास करके जो दंपति बांझपन से जूझ रहे हैं वो मतलब संतान सुख मतलब संतान प्राप्ति का सुख वो ले सकते हैं। इसी प्रक्रिया को यहाँ पर अभी आसान बनाने की दिशा में भारत सरकार ने, आपको ध्यान रखना है कि इसको 2021 में खास करके नियंत्रित करने की शुरुआत की थी। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इसमें बहुत एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में संचालित होने लगा था, अर्थात यहाँ पर व्यवसाय को ही समाप्त करने की दिशा में यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है। देखिए बिहार में लंबे समय से सरोगेसी पर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं थी। अब जून 2025 में बिहार सरकार ने एक बड़ा कानूनी मान्यता या फिर कानूनी मान्यता देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया। साथ ही बिहार सरकार ने सरोगेसी प्रक्रिया की निगरानी व संचालन के लिए 24 सदस्यीय सरोगेसी मॉनिटरिंग बोर्ड का भी गठन किया है। इसका उद्देश्य है कि नैतिक और कानूनी रूप से सुरक्षित सरोगेसी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, यानी कि इसके तहत केवल परोपकारी सरोगेसी ही मान्य होगी जो एक मदद स्वरूप की जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं हो पाना मतलब होगा। साथ ही यहाँ पर सिर्फ भारतीय दंपति या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा महिला को अनुमति होगी, विदेशियों को अनुमति नहीं होगी। और सरोगेट मां 35 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिला होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और पहले से उन्हें एक संतान हो चुका होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अच्छा, एक महिला केवल एक बार ही सरोगेट बन सकती है ताकि शारीरिक और मानसिक शोषण ना हो। इस चीज को यहाँ पर हमने लिखा है। व्यवसायिक लेन देन में यहाँ पर कई लोग इसे व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, एक मोटी रकम वसूलते हैं मतलब इस तरह की सेवा के लिए। तो ये चीज समझिएगा, इसी को लेकर एक कानूनी मान्यता दिया गया है और ये फाइनली जून 2025 में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किन दो बैंकों के विलय से किया गया है? देखिए ये प्रश्न एक्चुअली जून महीने का नहीं है, एक्चुअली ये मई 2025 का, ये ध्यान रखिएगा। कब का है? तो मई 2025 का। एक्चुअली मई महीने में ये प्रश्न छूट गया था। अभी इसका जो राइट आंसर है ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के साथ ये बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इसको आप यहाँ पर याद रखिए, पढ़िए जो भी आपके बीच हमने रखा है। अब आपको बता दूं कि आज इस क्लास में जून 2025 से संबंधित वो सारे खबरों को हमने कवर कर लिया जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जाते रहते आप लोग ये ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी शिकायत है, कोई भी समाधान चाहिए, यहाँ पर ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी एक ऑफर है, ऑफर का लाभ आपको लेना है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, वेलकम, यहाँ पर 15% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये वाले जो पीडीएफ की बात करें, जिसका संग्रह अभी हमने इस क्लास में देखा, इसी पीडीएफ से हमने सारे प्रश्नों को लिया और जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आपके बीच रहा, तमाम चीज़ें हूबहू आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इसे ई बुक वाले सेक्शन या फिर पीडीएफ वाले सेक्शन से जाकर एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे इस वाले कोर्स के भी माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आया और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला। अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, योग दिवस 2025 की जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।